औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सब अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की तैयारी में इस वक्त बेहद मसरूफ़ हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन की बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपके सामने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रख दूंगा और फिर उन सब की वीडियोस इसी लेक्चर में आपको मिलेंगी वन बाय वन। ये मुख्तलिफ टुकड़ों में इस चैनल पर मौजूद थी, मैंने आपके लिए इसको बिल्कुल एक जगह पर कंपाइल कर दिया ताकि एक साथ बैठकर आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकें। अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो वो 0309677677 पर अपना नाम और कॉलेज मैसेज करके ग्रुप का पार्ट बन सकता है। बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बताता हूं। देखो, सोर्सेज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, क्रैकिंग की डेफिनेशन, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों के रिएक्शंस हमें बहुत मुश्किल लगते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि मार्कर की मदद से मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूं आपको, तो जरूर आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। फिर 10 ईयर में सवाल किस तरह पूछता है, कैसे सवाल करता है वो अल्केन से, कैसे सवाल करता है अल्कीन से, कैसे सवाल करता है अल्काइन से, तो वो 10 सवाल भी अलग कर दिए हैं, वो भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। कैटलिस्ट को कैसे याद किया जाए, कौन सा कैटलिस्ट कहां लिखना है, डिफरेंस बिटवीन आता है अल्कीन अल्काइन का। फिर बेंजीन पर आते हैं बेटा, बेंजीन में ऑर्थो, पैरा, मेटा नाइट्रोबेंजीन बनाना है, पैरा नाइट्रोटोलिन बनाना है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके 9 रिएक्शंस, आखिर में उसकी समरी, एसएन और ई रिएक्शन, SN1 SN2 E1 E2। तो ये पूरी डिटेल्ड वीडियो है, बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ बैठकर देखिएगा। इसी तरह मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आएगी। अब वन बाय वन आपके सामने स्क्रीन पर पहले टाइटल आया करेगा, उसके बाद आपके सामने एक वीडियो लेक्चर खुलेगा, वो खत्म होगा, फिर अगला स्टार्ट होगा। तफसील से वीडियो, तो कुछ खाने पीने का साथ लेकर बैठ जाइए, पानी रख लें अपने साथ, कोल्ड ड्रिंक पीनी है कोल्ड ड्रिंक रख लें, चाय रखनी है चाय रख लें, और सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया। वीडियो के एंड में आप लोगों से मुलाकात होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो लेक्चर में बेटे डिस्कस किया था डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसमें एक सोर्स हमने पढ़ी थी, और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपने IUPAC नोमेनक्लेचर समझा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, और फिर इसके बाद आपको MCQs के टेस्ट भी मिले। आज इस लेक्चर के बाद आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सीक्वेंस के साथ हम चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं तो चीज़ें हमें आसान भी लग रही हैं और समझ भी आती जा रही हैं। बच्चों, आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, और इससे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं इम्तिहान में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गिनती पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काउंटिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं। सर, हम कहते हैं अगर 1 कार्बन है तो उसे मीथ कहेंगे, अगर 2 कार्बन है तो हम उसे ईथ कहेंगे, 3 कार्बन को हम प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक कहलाएंगे। तो टोटल हमारे पास 10 की गिनती हमने पढ़नी होती है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो 10 हमें याद हो जाते हैं। अब अगर इनके दरमियान में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं बेटा एन, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो कहते हैं इन, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कहते हैं YNE। ठीक है, यानी अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा और 2 कार्बन है तो नाम क्या बन जाएगा? ईथेन। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और 2 कार्बन है तो नाम क्या बन जाएगा? ईथीन। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन थे तो नाम क्या बन जाएगा? ईथआइन। तो ईथ यहां से 2 कार्बन से आपने लिया, एन, इन और आइन का आपने इस्तेमाल किया। अब हम कहते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बड़ी सोर्स है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो CH4 होती है। नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस हमें एक सुई के मकाम से मिलती है, तो हम उसका क्या नाम रख देते हैं? सुई गैस। और वो जो एरिया होता है वो मार्शी एरिया है, तो इसीलिए हम इस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। 1 नंबर के लिए साइंटिफिक रीजन आता है वाई CH4 मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। तो हम कहते हैं वो सुई के मकाम पर मिलती है और मार्श एरिया होता है, मार्शी एरिया है, तो उसे हम नाम दे देते हैं मार्श गैस का।
साथ साथ साइंटिफिक रीजंस भी पढ़ रहे होते हैं। अब आइए कंपोजिशन पर। तो क्यों मैंने कहा कि नेचुरल गैस को हम मीथेन कहते हैं, जो आपके घर में सुई गैस आती है उसमें मीथेन है, चूंकि आप देखिए इसमें 94% हमारे पास मीथेन मौजूद है नेचुरल गैस में। ये कंपोजिशंस आपको याद रखनी है क्योंकि ये कंपोजिशंस एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। इथेन कितना है 1.05%, प्रोपेन कितना है 0.28% और ब्यूटीन कितना है 0.17%। बकाया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस होती हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज में कौन कौन आता है तो हम कहेंगे नेचुरल गैस भी हमारे पास सोर्स है। फिर नेक्स्ट सोर्स आती है स्टूडेंट्स हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को लैटिन को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब बनता है हमारे पास रॉक ऑयल, और इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और अराउंड टेम्परेचर रखते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रहे हमें ये टेम्परेचर भी याद करना है। तो अगर हम इसे रखते हैं अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, और डिस्टिलेशन के बाद हमें मुख्तलिफ बॉइलिंग रेंज पर मुख्तलिफ नंबर ऑफ कार्बन्स मिलते हैं और उनका नेचर मिलता है। स्टूडेंट्स याद रहे सेकेंड ईयर के फ़ौरन बाद आपने किसी भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए टेस्ट देना होता है। हम साथ साथ इसका जिक्र हर मरतबा इसलिए करते हैं बिकॉज हमें अपनी उसके लिए भी तैयारी करनी है। अभी से हमें इस अंदाज में पढ़ना है, इसके बाद इंशाल्लाह हम ये तैयारी भी कर रहे होंगे इसी चैनल पे। जो आपसे पहले स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो अपने इस टेस्ट की तरफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी वीडियोज़ अक्सर आप देखते हैं अपलोड हो रही होती हैं चैनल पर, तो आपके लिए भी नेक्स्ट ईयर दोबारा से अपलोड की जा रही होंगी। वहाँ पर इससे बड़े सवाल पूछे जाते हैं कि अगर कार्बन इतने होंगे तो वो क्या कहलाएगा, गैसोलीन कितने नंबर ऑफ कार्बन्स पर होगा। तो अभी से क्यों ना इतने अच्छे अंदाज में हम याद कर लें कि बाद में भी हमें काम आ रहा हो। तो हम कहते हैं सर बॉइलिंग रेंज अगर टेम्परेचर बिलो 20 होगा तो हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे, एक कार्बन से 4 कार्बन तक मिलेगा, और इसमें यूजुअली नेचुरल गैस मिल रही होती है। तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो यहाँ पर हमने क्या कहा सर 1 to 4 में हमें क्या मिल जाती है, नेचुरल गैस मिल जाती है। अगर टेम्परेचर 20 से 60 के दरमियान होगा तो जो नंबर ऑफ कार्बन की रेंज है वो कितनी है, C5 से C6, और यूजुअली हमें इसमें पेट्रोलियम ईथर मिल रहा होता है, सॉल्वेंट्स मिलते हैं मुख्तलिफ। अब टेम्परेचर की रेंज है 60 से 120, तो जब टेम्परेचर की रेंज 60 से 120 हुई तो हमने कहा हमें कार्बन मिले C6 से C7 तक, और जो नेचर है उसका वो लिग्राइन नेचर है, ये MCQs में पूछा जाता है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इन बिटवीन 40 to 200 तो हम कहते हैं हमारे पास कार्बन की मिकदार C5 से C10 है, और नेचर कैसा होगा सर, गैसोलीन। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 175 to 325 डिग्री सेंटीग्रेड तो कार्बन की मिकदार कितनी है सर, C12 से लेकर C16 तक, और इसकी एग्जांपल्स में हम कहते हैं कैरोसिन है, या जो जेट फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसकी एग्जांपल में आता है। फिर हम कहते हैं सर इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिटवीन 250 to 400 तो आपके पास कार्बन की मिकदार कितनी है, C12 और हायर, यानी अब ये C20, C30 कुछ भी हो सकता है 12 से ज़्यादा। तो क्या नेचर मिलेगा हमें, डीजल। फिर जब हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं और 500 तक जाते हैं तो हमारे पास कुछ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस भी मिलती हैं, इनमें इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, इनमें वैक्सेस भी होती हैं जो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 टॉपिक भी हमें समझ में आ गए। आप लोगों ने जो भी वीडियो लेक्चर आप अटेंड कर रहे होते हैं कोशिश ये करें कि उसे अपनी कॉपी में बिल्कुल उसी तरह नोट करें जिस तरह आप अपनी फेयर कॉपी में काम कर रहे होते हैं, और फिर अपना वो होमवर्क ज़रूर भेजें इस नंबर पर ताकि मैं अपने पास भी रिकॉर्ड रख सकूं और आपका भी काम साथ साथ कंप्लीट होता रहे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 6 से, और चैप्टर नंबर 6 का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरह हम आगे प्रोसीड कर रहे होंगे, मैं मेंशन करता रहूंगा ताकि हम ट्रेस कर सकें कि कितनी चीजें हमने समझ ली थी और कितना हमें समझना बाकी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हम सबको बहुत मुश्किल लगती है। मुश्किल लगने की वजह होती है कि इसमें बेशुमार केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके इन आखिर के कुछ चैप्टर्स में जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन है इसमें 300 to 400 इक्वेशंस हैं। आपने ये 300 to 400 इक्वेशंस याद नहीं करनी होती।
आपने इनको समझना होता है। इंशाअल्लाह हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इसे इसी अंदाज से समझ रहे होंगे ताकि हमें क्लियर रहे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड पर समझनी है हमें, हम स्क्रीन पर बेहतर अंदाज में नहीं समझ पा रहे पीपीटी के जरिए, इसीलिए हमने दोबारा से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज बोर्ड पर कर दिया। और आज पहला लेक्चर है, हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, यानी वो बच्चा जिसने अभी इस वीडियो को देखा उसके लिए ये लेक्चर नंबर 1 होगा। आते ही बात करते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो मैं आपको बेस आपकी स्ट्रॉन्ग करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि सर सबसे पहले जो बुनियाद रखी गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें कहा गया था कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं यानी ऑर्गन से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का मतलब होता है कुदरती ताकत, ऐसी सलाहियत जिसके जरिए किसी भी कंपाउंड में हम कहते हैं कि कोई भी चीज मौजूद होगी। तो इसको हमने यहाँ पर बुनियाद पे नाम दे दिया था कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कहाँ बन सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हम में बन सकते हैं, यानी इंसानों में बन सकते हैं, चूंकि ऑर्गन लिखा हुआ था। जब एक साइंटिस्ट थे वॉलर, याद रहे बच्चों के जितनी भी साइंस के तजुर्बे हैं ये तमाम के तमाम कामयाब तरीन तजुर्बे नहीं होते। कभी कभी साइंटिस्ट एक्सीडेंशियल भी कुछ चीजें मालूम कर लेता है। मिसाल देकर समझाऊंगा। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा कैथोड रेज, फिर आपने ये भी पढ़ा कि कैथोड रेज वाली ही ट्यूब में मॉडिफिकेशन की गई, कैथोड को परफोरेट कर दिया गया, तो उससे हमें क्या मिल गया, उससे हमें एनोड रेज मिल गई थी। दैट वाज एन इन्वेंशन ना, उसमें हमने चेंज किया था। बिल्कुल वैसे ही एक साइंटिस्ट थे वॉलर जो अपनी लैब में काम कर रहे थे, लैब बिखरी हुई थी, बहुत सामान पड़ा हुआ था और वो चीजें यहां से वहां मूव कर रहे थे। नीचे पानी बॉयल हो रहा होगा, उनके हाथ में मौजूद था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या है सर, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अमोनियम साइनेट क्या है सर, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का लेकर जब जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या देखा इन्होंने ये देखा कि इनके हाथ से वो गिर गया। जब इनके हाथ से वो बॉइलिंग वाटर में गिर गया, तब इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उसमें से जो स्मेल आ रही है वो यूरिया की आ रही है, खाद जिसे हम आम उर्दू में कहते हैं, ह्यूमंस का भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना जी, यूरिया की स्मेल आ रही है। यूरिया क्या है सर, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भाई अब तक तो दुनिया कहती थी कि लिविंग चीजों से ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, लैब में नहीं बन सकता, वाटर फोर्स थ्योरी ने कहा था। लेकिन यहां हमने क्या देखा, हमने देखा सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो वॉलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि किसी जानदार से मिलेगा। ये मुमकिन है कि वो जानदार से मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम लैब में बना सकते हैं। चूंकि बड़ी इन्वेंशन थी, तो अब वॉलर ने काम जानबूझकर किया। पहले गलती से हो गया था, अब उसने जानबूझकर उसमें फेंका। अब फेंककर उसने क्या देखा कि यस वाकई में इसकी स्मेल आ रही है और यूरिया बन रहा है। तो कहा जी वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो लैब के बाहर बन सकते हैं। फिर क्या डेफिनेशन मिली हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हमने कहा सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होगा, उनसे मिलकर जो बने हैं, यानी बेसिक स्केलेटन कार्बन और हाइड्रोजन का होगा। ऑक्सीजन भी शामिल हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, लेकिन बेसिक स्केलेटन में आपके पास हाइड्रोकार्बन मौजूद होंगे, ठीक है सर। फिर हमने ये पढ़ा कि सर हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स के इतने सारे कंपाउंड्स हैं। देखो अब तक भी 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके। उन 118 में से मैं आपको अभी किन के बारे में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ा रहा हूं, और अकेले कार्बन की केमिस्ट्री को मैं नाम दे रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी सबकी केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं जुमला बड़ी भरपूर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जितने कंपाउंड इस कार्बन के हैं और जितने कंपाउंड बाकी सबके मिलाकर हैं, कार्बन के ज्यादा कंपाउंड्स हैं। उन 117 के कंपाउंड्स कम हैं, एक अकेले कार्बन के कंपाउंड ज्यादा है। तो कभी ना कभी जहन में सवाल तो आता है ना हमारे, सर ऐसा क्यों है। तो कार्बन में एक प्रॉपर्टी मौजूद है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं, रिपीट करना, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ऐसी सलाहियत जिसके जरिए लॉन्ग चेन्स बनाई जाती है। तो कार्बन की आदत है कि वो चेन फॉर्म करता है, कार्बन से कार्बन मिलता है, नए नए कंपाउंड्स बनते हैं। यानी मैं इसको अब आपको यूं समझाता हूं कि घर में 5 लोग हैं, एक
बंदे की आदत है सबसे दोस्ती रखना, सबसे हाथ मिलाना, सबसे अच्छे से बात करना, तो उसको पूरे खानदान में सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कभी वो किसी शादी में नहीं जाता तो पूछते हैं यार फलां नहीं आया, क्यों नहीं आया। जो गया होता है वो सोचता है मैं आया हूं, मेरा नहीं पूछ रहे, जो नहीं आया मुझसे उसका पूछ रहे हैं। चूंकि उसके अंदर क्या मौजूद थी, कैटिनेशन मौजूद थी। तो कार्बन में भी क्या मौजूद है, कैटिनेशन मौजूद है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एक डेफिनेशन आती है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है सर, वो ग्रुप जिसकी वजह से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है जिसमें हमारे पास, मैं आपको लिख के बताता हूं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी फंक्शनल ग्रुप पर। CH4 का नाम हमने सुना है, CH4 होता है मीथेन। ये नेचुरल गैस भी है, ये सुई गैस भी कहलाती है चूंकि सुई के मकाम पे मिलती है। और CH3OH का नाम भी आपने सुना, ये है मीथाइल अल्कोहल। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं आपके सामने, तो कार्बन के साथ अगर 3 इस तरह हाइड्रोजन अटैच कर दूं तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो मीथेन क्या है सर, मीथेन एक गैस है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस H को रिमूव कर देता हूं और रिमूव करने के बाद OH लगा देता हूं। अब OH क्या है, अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया है सर, इसका फंक्शनल ग्रुप OH बन चुका है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया, OH बन गया। अब प्रॉपर्टीज बदल गई, CH4 गैस थी तो ये लिक्विड है, ठीक है, तो पूरा स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज हो गया। तो ऐसा तरीका जिसकी वजह से आपका स्टेट ऑफ मैटर बदल जाए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज बदल जाए, वो क्या कहलाता है, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब 3 मैंने फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स यहां पर लिख दी है भाई। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, पढ़ो मेरे साथ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्कीन में क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर पढ़ते हैं भाई साथ में, अल्केन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, अल्कीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और अल्काइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मैं आप लोगों को गिनती याद करवाता हूं। आप कहेंगे गिनती तो हमें आती है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक की जबान में गिनती आपको याद करवाता हूं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 10 कार्बन है। 1 कार्बन को कहते हैं भाई मीथ, 2 को कहते हैं ईथ, 3 को कहते हैं प्रॉप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को कहते हैं हेक्ट, 8 को कहेंगे ऑक्ट, 9 को कहेंगे नॉन और 10 को कहेंगे डेक। तो अगर 3 कार्बन हैं और उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो नाम बनेगा प्रोपेन। सिंगल के लिए क्या आता है, ANA। अगर 3 कार्बन है और डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो नाम बनेगा प्रोपीन। अगर 4 कार्बन है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो नाम बनेगा ब्यूटाइन। तो अब हमें ये समझ में आ गया बेसिक नाम देने का तरीका कि किस तरह हम कंपाउंड्स को नाम देते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स हमने अपने पास इस वक्त नोट कर लिए। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसमें हमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर्स को समझना है। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर कर दें जो घर बैठे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। 0333224331 पर अपने नाम और कॉलेज के नाम के साथ मैसेज कर दें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाए। थोड़ा सा वक्त लगता है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने का, क्योंकि काफी सारी रजिस्ट्रेशन आ रही होती है हमारे पास, लेकिन आपको थोड़े वक्त बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो फौरी तौर पर आप तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया बच्चों आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन सेकंड ईयर केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट्स चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 6 ऑर्गेनिक में हमने बेसिक समझने के बाद आज हम समझने जा रहे हैं टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। याद रहे स्टूडेंट चैप्टर 6 हमारी फाउंडेशन है पूरी ऑर्गेनिक को समझने के लिए। अगर चैप्टर 6 हमें अच्छे से समझ में आ गया तो हमें इसके बाद 7, 8 और 9 बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक टर्म बच्चों यहाँ पर हमें समझनी है फंक्शनल ग्रुप। ये डिफाइन करने के लिए भी आता है पेपर में और आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है। तो आइए फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और रेडिकल which is responsible for the entire chemical properties of the organic compound। यानी ये एक एटम हो सकता है, ये एटम का ग्रुप हो सकता है, ये रेडिकल हो सकता है जिसकी वजह से पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही होंगी, या फिर एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल that gives the molecule its characteristic chemical properties is called as functional group। या फिर आप दूसरे लफ्जों में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, या फिर आप डिफाइन कर सकते हैं एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज अ फंक्शनल ग्रुप। तो या फिर आप कह दें कि वो पार्ट जो रिएक्ट करता है और उसकी वजह से प्रॉपर्टीज सामने आ रही होती हैं। अगर एक नंबर की डेफिनेशन आती है और आप 3 डेफिनेशन लिखते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन आप एग्जामिनर को दे रहे होते हैं और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। जनरली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट कहलाता है और एक एक्टिव पार्ट कहलाता है। अब जरा यहाँ देखिएगा बच्चों, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज केमिकली इनर्ट एंड द अदर पार्ट विच इज एक्टिव इज द फंक्शनल ग्रुप। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन नहीं करेगा। देखो ये कंपाउंड बना हुआ है, इसका फॉर्मूला है C2H5Br। तो ये CH3CH2 क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये क्या होगा सर, ये इनर्ट होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर हमारे पास Br यानी ब्रोमीन मौजूद है, ये क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो तमाम की तमाम किसकी वजह से होंगी सर, इस Br की वजह से होंगी। अब आइए हमें कुछ याद करने पड़ेंगे कंपाउंड और हमें याद करना पड़ेगा उनके फंक्शनल ग्रुप। अल्कीन में क्या फंक्शनल ग्रुप है सर, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्कीन में क्या फंक्शनल ग्रुप है सर, डबल बॉन्ड अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइन में क्या सर, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कोहल में OH होगा। अल्काइल हैलाइड में X यानी कोई भी हेलोजन, इसके पहले R लगा हुआ होता है और R हमारे पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है। अमाइन में NH2, अल्डिहाइड में COH, कीटोन में CO, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, ईथर्स में O और ईस्टर में COOR। बच्चों याद रहे कि ये फंक्शनल ग्रुप हमें MCQs में भी पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 9 तो पूरा इसी पर बेस कर रहा है हमारा। अच्छा जी, अब हम आते हैं सर कितनी तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया है 2 टाइप्स में, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हमने एक और नाम दे दिया ए साइक्लिक और क्लोज चेन को हमने नाम दे दिया साइक्लिक। बच्चों याद रहे कि साइंस में जब कभी किसी वर्ड के साथ हम ए लगा देते हैं तो मतलब नहीं बन जाता है। ए साइक्लिक का मतलब है साइकिल नहीं होगा, स्ट्रेट चेन होगी, और साइक्लिक का मतलब है क्लोज कंपाउंड होगा। आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी होगी कि कंपाउंड देखकर आपने पहचानना होगा कि सर ये हमारे पास ओपन चेन है या क्लोज चेन है। तो देखिए कंपाउंड which have open chain skeleton are called as एलिफेटिक कंपाउंड। इसे अगला क्या नाम दे दिया हमने, एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये देख रहे हो ओपन चेन है, खुला हुआ है, ये देख रहे हो ओपन चेन है। अब आओ जरा क्लोज चेन पर। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोज रिंग्ड, ये देखो क्लोज रिंग है, ये भी रिंग बनी हुई है, यहाँ भी रिंग बनी हुई है। तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूट कहेंगे। साइक्लोप्रोपेन, पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था ना हमने कितने कार्बन होते हैं तो क्या कहते हैं, तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। अच्छा अगर कोई लेक्चर मिस कर दे तो बेटा तो पहले पुराना लेक्चर देखा करो, ये कंटिन्यूशन में चल रहे हैं। हम चैप्टर 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, अब 6 चल रहा है और इसी तरह इंशाल्लाह पूरा कोर्स हमने कंप्लीट करना। और आप अगर चाहते हैं कि कोई आपका फ्रेंड इस तरह इन क्लासेस को अटेंड करे तो जरूर उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा दें 0333224331 पर राब्ता करके। ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब हम कहते हैं सर साइक्लिक कंपाउंड की भी टाइप्स हैं हमारे पास। क्या टाइप्स हैं सर, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, यानी ऐसा कंपाउंड जिसकी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद हो सर, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद हो। ये साइक्लोप्रोपीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है,
ये साइक्लोब्यूटेन है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इन डबल बॉन्ड से हम पहचानते हैं कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सिर्फ कार्बन मौजूद है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन और कार्बन। तो सिर्फ क्या क्या मौजूद है सर? सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद है। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद होगा उसे हम क्या नाम देंगे सर? हम उसे नाम देंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का। अब आइए जरा हेट्रोसाइक्लिक पर। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होगा सर कोई और भी इसमें ऐड हो रहा है। देखो क्या लिखा है, व्हेन रिंग ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन as well as any other element, the compound is said to be heterocyclic, or cyclic compound which contain at least one atom of another element in addition to carbon in the ring is referred as heterocyclic। तो बच्चों इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर अगर कार्बन के अलावा, देखो यार नाइट्रोजन लग गया, अब यहाँ कार्बन नहीं है ना, ये पायरिडीन कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीजन कहला रहा है। तो ये क्या है सर? ये हेट्रोसाइक्लिक है, जिसमें इसके अलावा भी कोई और चीज हमें यहाँ पर लगी हुई मिल रही है। अब आइए टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड की। अच्छा, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जिसका चार्ट अपने पास ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आप अपने पास पोर्ट्रेट में बना लें इसको। एक तरफ लिखिएगा ओपन चेन, एक तरफ लिखिएगा क्लोज चेन, ठीक है। फिर ओपन चेन में आप एग्जाम्पल चाहें तो लिख सकते हैं इसकी, और नीचे लिख दें एलिफेटिक कंपाउंड। फिर क्लोज चेन में चाहें तो एग्जाम्पल बना लें, लिख लें साइक्लिक कंपाउंड। फिर क्लोज चेन की दो शाखें निकालिएगा, एक तरफ आ जाएगा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, एक तरफ आ जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। फिर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, होमोसाइक्लिक की फर्दर हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो वहां से आप दो ब्रांचेस निकालिएगा। इनको कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया सर? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या होते हैं सर? होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। सर ये बेंजीन रिंग क्या होती है? ऑल्टरनेट जो बॉन्ड बने होते हैं, यानी ऑल्टरनेट का मतलब होता है यहाँ पर बना हुआ यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पर बना हुआ यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पर बना हुआ यहाँ नहीं है, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव बॉन्ड। तो जिसमें ये मौजूद होगा वो कहलाएगा बेंजीनॉइड या एरोमेटिक कंपाउंड, और जिसमें ये मौजूद नहीं होगा वो कहलाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसे एरोमेटिक क्यों कहते हैं? साइंटिफिक रीजन आता है व्हाई दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंस, खुशबू। तो हम कहते हैं इन कंपाउंड्स में फ्रेगनेंस या खुशबू मौजूद होती है, जिसकी बुनियाद पर हम क्या कह देते हैं? इसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि सर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल दे देकर जो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो हमें आसान लफ्जों में समझ भी आती जा रही हैं। अब आते हैं सर, एक अलग डेफिनेशन आती है लास्ट में। मैं आपको मार्क्स बताऊंगा टोटल के आज के वीडियो लेक्चर में हमने कितने मार्क्स हासिल कर लिए। डेफिनेशन है क्रैकिंग। व्हाट इज क्रैकिंग? व्हेन हाई मॉलिक्यूलर मास लॉन्ग चेन अल्केन आर सब्जेक्ट टू हीट अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट, they are broken down to produce smaller alkane, alkene and hydrogen. This thermal decomposition is called as cracking. अगर आपके पास एक लॉन्ग चेन है अल्केन की, बहुत सारे कार्बन है उसमें, 100 अबव कार्बन है, जब आप उसको हीट करते हैं, जब आप उसे हीट करेंगे तो वो छोटे छोटे अल्कीन, अल्कीन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सर क्रैकिंग का। Cracking involve splitting of larger alkene of less volatile into smaller molecules of high volatility. Cracking क्या है सर? Cracking बेसिकली बड़े मॉलिक्यूल का टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बनाना है एट हाई टेम्परेचर। इसके लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा, या तो टेम्परेचर देना ज़्यादा होगा या फिर हमें किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सर क्रैकिंग के हमारे पास फिर टाइप्स आ जाती हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? थर्मल क्रैकिंग और कैटालाइटिक क्रैकिंग। अब देखते हैं सर थर्मल क्रैकिंग क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर का इस्तेमाल होगा। कैटालाइटिक क्या होगी सर? इन कैटालाइटिक क्रैकिंग अ कैटलिस्ट सच एज सिलिका और एल्यूमिनियम और जियोलाइट इज यूज। कोई भी एक हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट वो होगा जो रिएक्शन को फास्ट करने में मदद देगा। अब क्या एप्लीकेशन है सर इसकी? चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर के लिए हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो हम कहते हैं सर गैसोलीन प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन, फ्यूल गैस प्रोडक्शन एंड सिंथेटिक पेट्रोल प्रोडक्शन। इन तमाम की तमाम में हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं उसे क्रैकिंग कहते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि आज की क्लास में हमने कितने मार्क्स के सवाल पढ़ लिए हैं।
तो सर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आती है पेपर में 1 मार्क के लिए, तो 1 नंबर यहाँ से हमें मिला। हमें एग्जाम में कंपाउंड देकर पूछा जा सकता है कि उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एटलीस्ट भी 2 मार्क्स के लिए सवाल होगा, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना हमारे पास। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 मार्क्स के लिए आता है, तो ये 5 मार्क्स हुए। एग्जाम्पल इसमें पूछी जा सकती है, हम 2 मार्क्स लेते हैं उसके 7, और लास्ट में हमारे पास क्रैकिंग पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, दैट इज 9, और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पूछी जा सकती है 1 मार्क के लिए, दैट इज 10। तो आज की जो क्लास थी बेटा हमारी 10 मार्क्स के लिए थी। ये वीडियो लेक्चर उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनका मैकेनिज्म समझ में नहीं आता, हमें ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट करती है और कौन सा नया कंपाउंड बनाती है। तो स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं उस सब का इसी तरह आसान तरीके से मैकेनिज्म लिखकर मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा, और इंशाल्लाह अब इसके बाद हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन बहुत आसान लगेंगे। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, इन 3 चैप्टर्स के रिएक्शंस हम इसी तरह से अपने पास समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ मीथेन से। मीथेन में क्या क्या पढ़ना है हमें सर? हम कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम हेडिंग अच्छी से समझ लें तो हमारे लिए रिएक्शन समझना बहुत आसान है। देखिए हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, लिखा है हाइड्रोलाइसिस मीन रिएक्शन विथ वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है सर? RMgX। अब ये R क्या होता है सर? R कोई भी अल्काइल रेडिकल है, यानी RCH3 हो सकता है, RC2H5 हो सकता है, RC3H7 हो सकता है। Mg आपके पास मैग्नीशियम है और X आपके पास कोई भी हेलोजन है। इसमें Cl भी हो सकता है, I भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। तो अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, वाटर को मैंने तोड़कर लिख दिया HOH। ठीक है, मैकेनिज्म समझा रहा हूं ना मैं आपको। ये इक्वेशन तो बोर्ड आपके पास लिखी हुई है बुक में भी, इससे में समझ में नहीं आता। आइए मैकेनिज्म समझते हैं। H को OH के साथ रिएक्ट किया, ये आपके पास RMgX है यानी CH3MgBr। इस H का देखो मैंने एरो बना दिया इस CH3 पे, तो क्या बन गया? CH4। CH4 क्या होता है? मीथेन। अब ये Mg है, Mg के एक तरफ CH3 लगा हुआ था ना, ये चला गया तो क्या आ गया? OH आ गया। Br तो पहले से ही लगा हुआ था तो क्या बन गया? MgOH Br बन गया। ये पहला मेथड था, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आते हैं दूसरे मेथड पर। दूसरे मेथड का नाम क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का मतलब पढ़ लिया था ऊपर हमने, क्या था सर? CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। तो मैंने कहा सर रिडक्शन करनी है अल्काइल हैलाइड की। चूंकि मीथेन पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे सर? चूंकि मीथेन पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे सर हमारे पास अब आएगा CH3। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, CH3Cl। किससे रिएक्ट किया सर? हाइड्रोजन दो तरह के हैं, मॉलिक्यूलर और नेसेंट। अब याद रख लो अपने पास हमेशा के लिए। आप कहते हो ना सर मुश्किल होती है एरो पे क्या लिखना, याद नहीं होता। मैं वो याद करने का आपको आसान तरीका बता रहा हूं। जब कभी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा, एरो के ऊपर आप पैलेडियम लिखते हैं, PD। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के लिए आपने PD लिख दिया, ऊपर लाजिम हो गया। एक HCl के पास गया, एक HCH3 के पास आया। CH3 के पास जब H चला गया तो क्या बन गया? भले ही ऑनलाइन क्लास है लेकिन जरूर बोलो ताकि आप भी सुनो, आप ये सोचो कि मैं सुन रहा हूं और आपके पेरेंट्स को भी पता चले कि आप ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं। ये बन गया CH4। ये किससे किया हमने सर? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से किया। अच्छा, अब आते हैं नेसेंट हाइड्रोजन पर। सर नेसेंट हाइड्रोजन में हमारे पास CH3Cl है प्लस अब H अकेला है, नेसेंट है ना। देखो मैंने बॉन्ड नहीं बनाया बीच में, H2 तो नहीं बन रहा ना। दो नेसेंट आपके पास मौजूद हैं। अब याद रखना हमेशा जब भी नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होगा जिंक ओवर HCl यूज करोगे। जब भी नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होगा जिंक ओवर HCl यूज करोगे। तो ये हो गया CH4 और ये हो गया HCl, यानी H के पास Cl चला गया, CH3 के पास एक और H चला गया। ये भी रिएक्शन हो गया सर, हमें तो आसान लग रहा है। बच्चों याद रहे MCAT और ECAT में भी आपको इससे MCQs पूछे जा सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक मर्तबा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सर
फ्रॉम सोडियम एसीटेट। अब बच्चे कहते हैं सर सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला याद नहीं होता। अच्छा, याद नहीं होता, ये याद कर लेते हैं। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला जरा लिखिए आप सब कॉपी में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं। इसको भी हम इंटरेक्टिव क्लास बना रहे हैं। आपने अपनी कॉपीज में लिखा है CH3COOH प्लस H हटा दो, सोडियम लगा दो। तो जो आपके पास सोडियम लगाया आपने, उसके लगने के बाद अब कंपाउंड क्या बन गया, CH3COONA। इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को तो हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। किससे रिएक्ट करना है, NaOH के साथ। ये H कहां चला गया, CH3 के पास, तो क्या बन गया, CH4। क्या क्या बच गया पीछे, सर 2 Na बच गए, 1 कार्बन बच गया, 3 ऑक्सीजन बच गए। तो अपने जहन में जरा घुमाओ, 2 Na 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 Na 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 Na 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। सर ये तो Na2CO3 का फॉर्मूला है, तो लिख दो ना भाई यहाँ Na2CO3। तो आपके पास ये कंप्लीट हो गया। अब MCAT में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। तो मैंने ब्रैकेट में देखो यहां पर लिख दिया है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। यानी ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिएक्शन की सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। अब यही हमारे पास थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो अब आपकी उंगलियों पर आ चुकी है। कौन कौन सी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, सर नंबर 1 पर हमारे पास प्रिपरेशन का मेथड है। कैसे करेंगे प्रिपेयर, सर हम प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है भाई, फिर क्या कर रहे हैं सर, अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिर किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट से। अब आओ पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा सर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ली और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने क्या लाइन लिखी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड एडिशन इज नॉट पॉसिबल। पेपर में सवाल आ जाता है, व्हाई एडिशन इज नॉट पॉसिबल इन मीथेन। तो जवाब क्या देंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो हम कहते हैं सर अगर एडिशन नहीं हो सकता तो सब्स्टिट्यूशन तो हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सर हमारे पास हाइड्रोजन को हटाएं और Cl लगाएं। अब ये तो बुक में भी लिखे हुए, आओ मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। ये देखो मैकेनिज्म, ये मैंने CH4 बनाया हुआ है, CHHH। ऐड तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये Cl2 है यानी क्लोरीन है। ठीक है, अब आपने कहा सर सनलाइट की मौजूदगी में ये रेडिकल में टूट गया, Cl और Cl। एक Cl ने कार्बन पे हमला किया, H को हटाया, खुद लग गया, तो यहां Cl आ गया। अब एक H फारिग हो गया, H भी अकेला है, Cl भी अकेला है, दो अकेले हो ही नहीं सकते, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया, HCl बन गया। अब इसी को उठाकर मैंने यहां लिख दिया, एज इट इज, ये यहां पर आ गया है। अब क्या हुआ, फिर Cl ने इस पे हमला किया, एक और H हट गया, तो अब क्या हो गया सर, पहले 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक Cl था, 2 Cl हो गए, फिर H निकला, फिर Cl के साथ गया, क्या हो गया, HCl। रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा ये कि अगर कोई बात मेरी नहीं समझ में आ रही तो बार बार आप पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से चीज समझ में आ जाएगी। अब हम कहते हैं सर फिर इसको यहां लिख दिया, फिर Cl2 इस्तेमाल कर लिया। अब हमने कहा 2 Cl थे, एक और लग गया, 3 Cl हो गए, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कम हो गया, फिर एक अकेला Cl, फिर एक अकेला H, मिलाकर क्या बना, HCl। इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। देखो जो अहम अहम चीजें वो भी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर पेपर में आता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो कौन सा रिएक्शन लिखोगे, ये नहीं कहोगे कि कोर्स में नहीं है, ये नहीं कहोगे टीचर ने नहीं पढ़ाया, आप कहोगे हमें हमारे उस्ताद ने पढ़ाया था, हमें यहां पर लिखना है इस वाले रिएक्शन को। इसको फिर मैं आगे लेकर गया, चलो भाई फिर आगे आ गया, इसको यहां लिख दिया, फिर Cl2 ऐड किया, अकेला हाइड्रोजन बचा था, इसको भी साइड पर कर दिया, क्या बन गया, CCl4, कार्बन Cl 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 और Cl प्लस HCl। क्या ये रिएक्शन इसके आगे प्रोसीड कर सकता है, नहीं सर, ये रिएक्शन इससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, चूंकि Cl ही खत्म हो गए। तो हम कहते हैं सर ये इस रिएक्शन की टर्मिनेशन थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैकेनिज्म हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है, और हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर देंगे ताकि उनके पास भी ये सारी चीजें पहुंचना शुरू हो जाएं। अब आते हैं कंबस्शन पर। देखो फिर एक लाइन लिखी है मैंने, हाईली एक्सोथर्मिक कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी जब कहता हूं तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, प्रोपेन, ईथेन, मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ऑक्टेन, नोनेन, कोई सा भी उठाकर ले आए, जब आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। वही मैंने यहां पर किया, CH4 को O2 से रिएक्ट करो
भूल जाओ क्या रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट आपको याद है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसा होता है, वो कहता है प्रोपेन की ऑक्सीडेशन करें, बच्चा कहता है ले भाई हमारे कोर्स में तो मीथेन और इथेन था, ये तो प्रोपेन दे दिया उसने। तो भले प्रोपेन दे दिया, परेशानी की कोई बात नहीं है, हमें पता है वो हाइड्रोकार्बन है, और अगर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कंबस्टन में, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब ये मीथेन कंप्लीट हुआ, आइए इथेन की तरफ चलते हैं। अब मीथेन अगर समझ में आ गया ना, तो इथेन तो आपके लिए पीस ऑफ केक है सर। अच्छा सर कैसे, क्या लिखा हुआ है, बाय इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड से कैसे बनाएंगे सर, बहुत आसान, C2H5 है प्लस 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक आई को ले जाएगा, HI बना देगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां के लग जाएगा, C2H6 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन क्या है सर, वर्ड्स रिएक्शन में हम कहते हैं सोडियम रिएक्ट करता है और दो मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी दो मर्तबा, देखो मैंने RX लिखा है, एक मर्तबा और दो मर्तबा, और सोडियम से रिएक्ट किया है, तो मैंने यहां पर ये एरो बना दिया है कि Na ने किसको ले लिया, दोनों X को ले लिया, क्या बना दिया, NaX बना दिया, R के साथ R कंबाइन हो गया। अगर मैं R की जगह CH3 लेता हूं, फिर R की जगह CH3 लेता हूं, ClCl लिया, तो दो Na ने दो Cl के साथ मिलाकर क्या बना दिया, 2NaCl, CH3 के साथ मिल गया। ये बेसिकली क्या है, ये तो C2H6 है, ये तो इथेन है सर, इसी की तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब एक मिनट रुकते हैं यहां पर। वर्ड्स रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर वाले कंपाउंड बनते हैं, ये याद रखना है, ऑड नंबर नहीं बन सकते। वर्ड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बन सकता, क्योंकि आपने कितने आर इस्तेमाल किए, 2 आर इस्तेमाल किए, और वर्ड्स रिएक्शन में जो कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल किया है वो ईथर है। याद रहेंगी ये सारी बातें। अच्छा, जितनी भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 033322433031, इसके जरिए आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि और भी चीजें जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं वो आपको मिलती रहे। अब आते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप कहोगे लो सर ये तो अब हमें आता है, कैसे आता है, देखो हमने पहले जब पढ़ रहे थे तो यहाँ CH3 लिया था, ऐसे ही है भाई। आज क्या लेंगे, C2H5 लेंगे, चूंकि इथेन बनाना है। पहले CH3 क्यों लिया था, चूंकि सर मीथेन बनाना था। तो ये हो गया C2H5 MgCl, हाइड्रोलिसिस किया, H यहां आ गया, C2H6 बन गया, OH यहां आ गया, MgCl OH बन गया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म भी हमें समझ में आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट है और अब आपको ये अंदाजा हो रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। अगला क्या है सर, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। अच्छा भाई, इथीन क्या होता है सर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बना दिया डबल बॉन्ड। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये बॉन्ड टूट गया, ये हाथ मिलाया हुआ इस कार्बन ने और इस कार्बन ने, तो जब हाथ छूटा तो इसका हाथ अलग हो गया, इसका हाथ अलग हो गया, यानी एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, इसे हमने नाम दिया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। बना क्या, इथेन बन गया। तो सर ये तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गई। अच्छा चलो भाई, रिकॉल कर लेते हैं किन किन तरीकों से बनाया। अब मेरे साथ साथ बोलो आप लोग जोर से, बाय इथाइल आयोडाइड, बाय वर्ड्स रिएक्शन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं सर, अब हम पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। देखो फैमिली तो वही है ना, अल्केन वाली, तो हरकतें भी वैसी होंगी, उसमें एडिशन नहीं तो इसमें एडिशन नहीं, उसमें सब्स्टिट्यूशन तो इसमें सब्स्टिट्यूशन, उसमें कंबस्शन तो इसमें कंबस्शन। अब कंबस्शन तो मेरे बच्चे आंख बंद करके बताएंगे मुझे कंबस्शन क्या होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बोल रहे हो उस वक्त, यूं समझो कि आपका सर आपको सुन रहा है, आप कह रहे हो जब कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन कंबस्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो भाई बना दिया ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन पर। इसकी सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, अब मैकेनिज्म दिखाता हूं। ये क्या बनाया है मैंने सर, ये मैंने एक इथेन बनाया है, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्लस Cl2। तो ये आपके पास इस कार्बन के पास आया, बोला चल भाई हाइड्रोजन को हटा दो, मुझे लगना है, यहां पर लग गया, एक HCl बन गया। अब इसको यहां पर लिखा, फिर Cl आया, अब इस कार्बन ने कहा अब मेरी बारी है भाई, पहले इसकी बारी थी अब मेरी बारी है। इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिया, और ये मैकेनिज्म अब हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, एक उससे हटेगा एक इससे हटेगा, एक उससे हटेगा एक इससे हटेगा, तो आपके पास अब ये तरीका चलता रहेगा हमारे पास।
इसको आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपके पास इसकी हेलोजिनेशन यानी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगी। तो देखो कितनी आसानी से आपने मीथेन और इथेन पढ़ लिया। बात यहां खत्म नहीं हुई है, आज का वीडियो लेक्चर ये खत्म हो रहा है। अब अगली वीडियो में मैं आपको दिखा जरूर देता हूं, मैं आपको इथीन पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको अब ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना शुरू कर दें जिनको भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में प्रॉब्लम होनी थी, और कमेंट बॉक्स में हम अपनी नेक्स्ट वो टॉपिक जो हमें समझ में नहीं आता, हमें बहुत मुश्किल लगता है, मुझे बता दें ताकि मैं उस टॉपिक को बहुत आसान करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला वीडियो लेक्चर हम सब ने देख लिया जिसमें मीथेन और इथेन को हमने समझा था, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इथीन को समझने जा रहे हैं। केमिकल इक्वेशंस हमें मुश्किल इसलिए लगती हैं चूंकि एग्जाम में वो मुख्तलिफ तरीकों से पूछी जाती है, तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कि इम्तहान में किन किन तरीकों से ये पूछा जा सकता है। तो अपनी कॉपीज अपने सामने रखिएगा, इस क्लास को बिल्कुल वैसे ही समझिएगा जैसी आपकी फिजिकल क्लास होती है। समझे टीचर आपके सामने मौजूद है और वन बाय वन आपने रिएक्शंस अपने पास कॉपी करने हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा केमिस्ट्री ऑफ इथीन। इथीन का मतलब है कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, और इथीन अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है। चूंकि मीथीन पॉसिबल नहीं है, हम कहते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, तो मीथ में तो एक ही कार्बन होता है, इसीलिए मीथीन पॉसिबल नहीं होता। इथीन हमारे पास पहला मेंबर होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। उसमें हम अगर कहते हैं कि सर नीचे ऑप्शन मीथीन दिया हुआ, बच्चे समझते हैं फर्स्ट मेंबर मीथ से आएगा, वो लगा देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन वो गलत हो जाता है। प्रिपरेशन में बेटा पहली प्रिपरेशन देखो, हेडिंग क्या लिखी हुई है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने हमेशा बच्चों से कहा है कि हेडिंग को अच्छे से पढ़ोगे तो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक मतलब जोर से सब लोग बोलें, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये समझिएगा कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपकी आवाज में सुन सक रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। ये तो इक्वेशन बुक में भी लिखी हुई है, आइए हम मैकेनिज्म के जरिए समझते हैं। ये बनाया बेटा मैंने इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH। डिहाइड्रेशन के लिए दो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल हो रहा है या फिर Al2O3 इस्तेमाल हो रहा है। पेपर में या तो आपको इक्वेशन जब कंप्लीट करने के लिए आती है तो कैटलिस्ट आपको दे दिया जाएगा, रिएक्शन सेम करना है, दोनों में कोई फर्क हमारे पास मौजूद नहीं है। हम कहते हैं सर यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर OH है। H2SO4 ने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। जब H2SO4 ने इसको रिमूव कर दिया तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया और इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, तो आपने देखा यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इथीन कहते हैं। तो ये आपके पास बन गया इथीन का मॉलिक्यूल। अब आते हैं बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। फिर कहूंगा हेडिंग अगर अच्छे से पढ़ ली तो रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। डी का मतलब तो होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब ग्रुप 7A का मेंबर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन को भी रिमूव करेंगे और हेलोजन को भी रिमूव करेंगे। अब अपने जहन में बिठा लो कि जब कभी भी आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हो तो उसके लिए जो कैटलिस्ट आपको इस्तेमाल करना है वो KOH है। अब यहां मैकेनिज्म समझो, ये मैंने बनाया इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, किससे रिएक्ट किया, KOH के साथ। देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, K के साथ Cl चला गया तो क्या बन गया, KCl। H के साथ OH चला गया तो क्या बन गया, H2O। तो हमारे पास ये किसका मॉलिक्यूल बन गया, ये इथीन बन गया। इसी की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। ये वाली बात मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है। अगली हमारे पास हेडिंग है डीहेलोजिनेशन। अब फिर मैं क्या कहूंगा, हेडिंग पढ़ लो तो खुद समझ में आ जाएगा। डीहेलोजिनेशन यानी कौन रिमूव होगा, हेलोजन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन, जिसका दूसरा नाम है विसिनल डाइक्लोराइड। ब्रैकेट में मैंने विसिनल डाइक्लोराइड इसलिए लिख दिया चूंकि पेपर में हमें विसिनल डाइक्लोराइड का पूछा जाता है, सवाल आ जाता है विसिनल डाइक्लोराइड से इथीन बनाए। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमने तो
1,2 डाइक्लोरोइथेन से पढ़ा था। बच्चों याद रखना, कार्बन और कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे नाम दे रहे हैं विसिनल का। जब आगे जाकर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा तो उसे हम वीनाइल कहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड आया तो उसे हम विसिनल कहेंगे, और कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आया तो उसे हम विनाइल कहेंगे। हुआ क्या इस रिएक्शन में, 1,2 डाइक्लोरोइथेन था ना, ये 1,2 डाइक्लोरो हो गया, Zn के साथ दोनों Cl चले गए। जब Zn के साथ दोनों Cl चले गए तो क्या बन गया हमारे पास, ZnCl2 बन गया, और यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल किसका आ गया, इथीन का मॉलिक्यूल आ गया। अब आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ इथाइन, अगला मेथड है। इथाइन क्या होता है सर, इथाइन होता है हमारे पास C2H2, ये बना दिया हमने इथाइन का मॉलिक्यूल, इसमें आपने एक मॉलिक्यूल H ऐड किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक कार्बन इसका बॉन्ड फ्री हुआ, एक कार्बन इसका बॉन्ड फ्री हुआ, तो क्या बन गया हमारे पास, इथीन का मॉलिक्यूल बन गया। तो इथाइन से क्या बना, इथीन बन गया। ये भी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। तो टोटल कितनी प्रिपरेशन सी बच्चों, रिपीट करते हैं, 4 प्रिपरेशन थी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइक्लोराइड, और रिडक्शन ऑफ इथाइन। तो आपको इसकी प्रिपरेशन याद हो चुकी। अब इसके बाद हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखो अब यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और पाई बॉन्ड भी मौजूद है। पाई बॉन्ड क्या होता है सर, हमने तो ऐसे याद किया था, एस से सिग्मा, एस से सिंगल, एस से स्ट्रॉन्ग। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और सिंगल होता है, तो इसके बरक्स पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अब आपने कहा सर इसमें आप एडिशन कर सकते हो, तो बाकी लोगों की नजर में इसके 9 केमिकल रिएक्शंस हैं, मेरी नजर में ये रिएक्शन कम हो जाएंगे क्योंकि एडिशन का पैटर्न तो सब में सेम होगा। बस ये याद रखना है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और चीजें आके ऐड हो जाएंगी इसमें। अब अगर हेडिंग लगी हुई है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां पर आया, इसको ब्रेक किया आपने, एक एच यहां आ गया, एक एच यहां आ गया, क्या बन गया, इथेन बन गया। अच्छा जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है सर, हाइड्रोजन का मतलब तो H था, हैलाइड का मतलब 7A का मेंबर था। 7A के मेंबर में हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ सकते थे। आपने यहां पर HBr ले लिया, तो C2H4 को आपने HBr से रिएक्ट किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया, तो H यहां लग गया, Br वहां लग गया, ठीक है, C2H5Br बन गया। सेम एक मैकेनिज्म से हुआ ना बेटा। अगली हेडिंग क्या थी, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ये हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, HOCl। Cl क्यों लिया सर हमने, हम यहां पर बेटा I भी ले सकते थे, हम यहां पर Br भी ले सकते थे। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास यहां पर OH लग गया, यहां पर Cl लग गया। फिर एडिशन ऑफ H2SO4। H2SO4 बेसिकली क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता है। देखो अब ये याद रखो कि जब कभी कंसेंट्रेटेड H2SO4 होता है तो वो वाटर रिलीज करता है, और जब कभी डाइल्यूट H2SO4 होता है तो वो क्या करता है, वाटर ऐड करता है। आओ मैकेनिज्म से समझते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, ये ब्रेक हो गया, तो एक कार्बन यहां पर आ गया, एक बॉन्ड यहां आ गया और एक बॉन्ड यहां आ गया। आपने एक तरफ H लिख दिया और एक तरफ OH लिख दिया। फिर आया एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन किसे कहते हैं सर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर भी Br लग गया, इधर भी Br लग गया, तो ये जो आपके पास 5 रिएक्शन थे ये बिल्कुल एक जैसे हो गए। हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड होना, हाइपोहेलस एसिड का ऐड होना, वाटर का ऐड होना और हेलोजन का ऐड होना। तो ये लोगों की नजर में 5 रिएक्शन है, मेरे बच्चों की नजर में ये एक ही रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक KMnO4 के साथ रिएक्ट करना। KMnO4 क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करवाना है। अब आपने वाटर का इस्तेमाल भी किया, तो देखो HOH प्लस O, ये OH के साथ मिल गया, तो कितने OH बन गए सर, हमारे पास 2 OH बन गए। इधर भी OH हो गया, इधर भी OH हो गया। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक यहां पर एक यहां पर, तो एक OH यहां लग गया, एक OH यहां लग गया। ये जो मॉलिक्यूल बना इसे हम नाम देते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब पेपर में क्या होता है, पेपर में वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। आप पढ़ के जाते हो रिएक्शन विद KMnO4, बट पेपर में आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने ये वीडियो लेक्चर देख लिया था वो हरगिज परेशान नहीं होंगे। अब अगला रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर। सिंपल सेम वही रिएक्शन है, बस फर्क ये था कि वहां पर आपने H2SO4 इस्तेमाल किया था और यहां पर आपने कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किया। HOH था, एक तरफ H लग गया, एक तरफ OH लग गया, क्या बना दिया हमने, अल्कोहल बना दिया। इसके बाद बेटा अगला रिएक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस हम किसे कहते हैं सर,
ये इथीन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ हमने H2Cl2 को रिएक्ट किया। अब होगा क्या, देखो यार मैकेनिज्म लिखा है, यहां पर होगा H2Cl2, ठीक है, ये CH2 यहां पर आ गया, ये CH2 यहां पर आ गया, इस S के साथ इसने बॉन्ड बनाया था। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, H2 थे, एक S बच गया, तो एक S आपने यहां लिख दिया, और 2 Cl आपने लिए थे, 2 Cl आपने यहां लिख दिए। इस गैस को हम नाम देते हैं मस्टर्ड गैस। अब पेपर में इसका क्या सवाल पूछा जाता है, मस्टर्ड गैस बेटा वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की गई थी, ये जहरीली गैस होती है, तो पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर, तो जवाब क्या होगा सर, मस्टर्ड गैस हमारे पास वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की गई थी। मैं हर इक्वेशन पे आपको एग्जाम के बारे में इसलिए बता रहा हूं चूंकि हमें प्रॉब्लम हमेशा एग्जाम ही पर रहती है। अब आते हैं लास्ट रिएक्शन पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉली इथीन। पॉली मतलब होता है मेनी, तो जब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं, ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, तो इसे हमने नाम दिया, क्या बन गया, पॉलीइथीन। अब ये पॉलीइथीन इस्तेमाल होता है प्लास्टिक बैग बनाने में। अब सोचो आप प्लास्टिक बैग को क्या कहते हो, एक तो थैली कहते हो ना उर्दू में, और क्या कहते हो सर, पॉलीथीन कहते हैं। तो भाई यही तो पॉलीथीन यहां पर लिखा हुआ है, तो पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यू आता है, बच्चे परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, उनको समझ में आ गया है कि व्हाट इज पॉलीइथीन। तो 9 रिएक्शन बेटा इसकी प्रॉपर्टीज के थे और 4 रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन के थे, तो टोटल 13 रिएक्शंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने याद कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि रिएक्शंस हमें समझ में आए हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन एमकैट ईकैट क्लासेस में। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके थे इनऑर्गेनिक से, और ऑर्गेनिक में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर, वॉलर्स थ्योरी, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, अल्केन और अल्कीन पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसीटाइलिन यानी इथाइन को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे होते हैं और तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 0333224331 पर अपने नाम, कॉलेज और इस चैनल के स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज कीजिए, आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। ये तमाम की तमाम क्लासेस फ्री ली जा रही हैं पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों इथाइन हमारे पास, या एसिटाइलिन जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है। और बेसिक पहचान क्या होगी, इसमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं एसाइटाइलिन से कि लास्ट में ENE आ रहा है, वो समझते हैं इनमें डबल बॉन्ड होगा। ये इथाइन का दूसरा नाम है बेटा, बेसिक नाम इथाइन है जिसमें YNE आ रहा है और इसका मतलब है इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसका फॉर्मूला होगा C2H2, यानी 2 कार्बन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। इट इज प्रेजेंट इन ऑयल गैस एंड कूल गैस अप टू 10% एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटाइलिन। ये वाला पॉइंट बेटा आपको एमसीक्यूज के लिए याद करना है। स्टूडेंट याद रहे कि हमें तो ये याद करना है कि पेपर में एमसीक्यूज में क्या क्या पूछा जा सकता है। हर स्लाइड पर मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ से 2 बातें आपको बेटा याद रखनी है, एक कि ये 10% मौजूद है ऑयल गैस और कूल गैस में और इसका दूसरा नाम एसिटाइलिन है। अगर बेटा मैं स्ट्रक्चर पर आता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको समझनी है तो हाइब्रिडाइजेशन और कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं। एक मरतबा ज़रूर उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। हम कहते हैं यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, यानी 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, और एक हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है हमारे पास वो बनती है sp हाइब्रिडाइजेशन। जब कभी तमाम सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3 जैसे अल्केन में था। जब कभी हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp2 जैसे अल्कीन में था। और जब कभी हमारे पास 3 बॉन्ड बने हुए जिनमें से 2 हमारे पास पाई बॉन्ड है और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो बनती है हमारे पास वो बनती है sp1 या sp हाइब्रिडाइजेशन। याद रहे बेटे कि जब भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp1 या sp होती है तो बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 होता है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.09 होती है और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है
वो 1.20 होती है। इस स्क्रीन से बेटा जो आपको एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद करने हैं, साथ साथ जो आप नोट्स बनाते जा रहे होते हैं अपने, उसमें आप लिखेंगे कि इथाइन में या एसिटाइलिन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 180 है, बॉन्ड लेंथ 1.09 है कार्बन हाइड्रोजन की, और कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ आपके पास 1.20 है। बेटा प्रिपरेशंस की जब हम बात करते हैं, हमें ये मसला रहता है हमेशा कि सर इम्तहान में एमसीक्यू किस तरह का पूछा जाएगा, तो बेटा हेडिंग्स हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। पहली हेडिंग है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन बनता है। इक्वेशन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, चूंकि इक्वेशन लिखने के लिए आपको नहीं आएगी, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी कॉपीज़ में लिखते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड और नीचे लिख देते हैं रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन मिलेगा। नीचे आपको स्ट्रक्चरल करके दिखाया हुआ है और करके जो इक्वेशन दी हुई है आपको कि स्ट्रक्चरल ये कैसा नजर आएगा। दूसरा बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम डाइब्रोमो इथेन। डाइब्रोमो इथेन को जब हम बॉयल करते हैं, ये रिएक्शन बेटा हमने इससे पहले पढ़ा है। जब हम इथीन पढ़ रहे थे उसमें हमने एक मरतबा पढ़ा था, एक KOH का मॉलिक्यूल था। अब क्या होता है सर, यहाँ पर ये K इस Br को ले जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कितने K है, 2 हैं, तो ये 2 Br यहाँ से चले गए, KBr बन जाएंगे 2 KBr, ठीक है। तो एक यहाँ पर यूं समझ लीजिए डबल बॉन्ड बन गया। अब एक OH एक H को ले जाएगा, H2O बनेगा। कितने OH हैं, 2 हैं, तो ये क्या बन गया 2H2O। यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया, तो ये आपके पास बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अल्कोहलिक आपने यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। इसके बाद पता नेक्स्ट स्लाइड की जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ कलरलेस गैस विथ स्वीट स्मेल, इट इज sparingly soluble in water, it is less denser than air, it explodes on compression to a liquid because of its unstable nature। इन चारों पॉइंट्स को आपको याद करना है, चूंकि पेपर में हमसे सवाल इस तरह पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट। तो उस वक्त बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये कलरलेस गैस है, इसकी स्मेल स्वीट है, ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये लेस डेंसर देन एयर है, एंड इट एक्सप्लोड्स ऑन कंप्रेशन टू अ लिक्विड, चूंकि इसका नेचर अनस्टेबल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात बेटे हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ये बात तो तय है कि अगर इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है तो इसमें एडिशन हो सकता है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इथाइन को अच्छे से समझ लिया, आपने बेसिक उसकी समझ ली, तो आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज कोई मुश्किल नहीं होंगी। अगर आपने प्रीवियस स्लाइड्स में समझ लिया कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो इसका मतलब साफ है कि इसमें एडिशन हो सकती है। इथीन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर सिंगल सिंगल एडिशन हो रही थी, यहाँ पर डबल डबल एडिशन होगी। इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करें, एक मॉलिक्यूल इथीन बन जाएगा, एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दे तो इथेन बन जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने स्टार्ट से क्लासेस ली हैं उनको मालूम है कि ये जो यहाँ पर Ni यानी निकल लिखा हुआ है, ये ट्रांजिशन हाइड्राइड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हाइड्रोजन वहां से स्केप आउट होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड बेटा आता है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन। हम कहते हैं हेलोजन ऐड होगा, इथाइन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और वहां पर हमारे पास ये डाइक्लोरो बन जाएगा और ये हमारे पास टेट्राक्लोरो बनेगा। इथाइन एड्स आयोडीन विद डिफिकल्टी बट इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डाइआयोडाइड इज फॉर्म्ड। इस बात को याद रखिएगा कि आयोडीन डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा होता, जब हम उसे ऐड करते हैं आपको उसमें इथेनॉल की जरूरत पड़ती है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड से क्या मुराद होता है? हाइड्रोजन के साथ हेलोजन होगा, HBr HCl। अब हम कहते हैं जब इथाइन में मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा बेटे समझिएगा कि ये आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH और आपने HBr ऐड किया, तो एक H यहाँ लग जाएगा और एक Br यहाँ लग जाएगा, तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बन गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, H और H पहले से मौजूद था, ये H और Br हो गया, इसको आपने नाम दिया विनाइल ब्रोमाइड्स। अब जब आप इसमें एक और H ऐड करेंगे, HBr ऐड करेंगे, तो अब H कहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा? इस बात को एक्सप्लेन किया बेटे एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था मार्कोनिकॉफ्स, और इस रूल को हम नाम देते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसको समझने से पहले यहाँ आते हैं बेटा। द एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HBr टू विनाइल ब्रोमाइड takes place according to Markovnikov's rule. This rule states that the negative part of HBr adds with carbon of the compound which contain the least number of hydrogen. HBr का नेगेटिव पार्ट कौन है सर? Br है। ये किसके पास जाकर लगेगा? जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2।
इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? एक। तो Br कहाँ लगेगा? यहाँ पर। ये तो मार्कोनिकॉफ रूल की एक्सप्लेनेशन थी। एग्जाम में जब एमसीक्यू आता है बेटा, तो उस वक्त हमारा दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर रहा होता, हमें वो कहता है कि ये कौन सी पोजीशन पे लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल को मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि HBr का जो Br है वो Br के ऊपर लगाना है, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पर Br के ऊपर Br, H ऊपर H लगा दीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल समझ तो आपने लिया, लेकिन एप्टीट्यूड ट्रिक आपकी ये थी कि आप क्या कीजिएगा, आप Br के ऊपर Br लगाएंगे और H के ऊपर H लगाएंगे। ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई है। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास? सर एडिशन ऑफ HCN, सब कुछ ऐड होगा हमारे पास। HCN है, सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसे रिएक्शन याद करना कोई मुश्किल नहीं है। H यहाँ लगा हुआ है, CN यहाँ लगा हुआ है, तो आपके पास विनाइल साइनाइड बन गया। चूंकि दो कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो हम उसे विनाइल का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद हम कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर, वाटर भी ऐड हो सकता है। इथाइन रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 टू प्रोड्यूस अनस्टेबल इंटरमीडिएट विनाइल अल्कोहल व्हिच ऑन अरेंजमेंट फॉर्म्स इथेनॉल। अब आपके पास H2O अगर ऐड होगा तो हमने क्या पढ़ा था? H2O क्या होता है? HOH, H यहाँ लग गया, OH यहाँ लग गया, ये स्ट्रक्चर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये इंटरमीडिएट और अनस्टेबल है, जैसे ही रीअरेंज होता है तो ये इथेनॉल बन जाता है। ये RCOH है, एक अल्डिहाइड आपके पास है बन गया। तो आप इथाइन से क्या बना सकते हैं? आप इथाइन से अल्डिहाइड भी बना सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ परेशान रहते हैं कि जो एरो के ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, क्या हमें इनको भी याद करना होता है? बच्चों, जैसे ही हम अपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी कंप्लीट कर लेंगे तो उस वक्त हम बहुत आसानी से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास एक वीडियो लेक्चर में मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो एरो पे आप लिख रहे होते हैं ये किस तरह आपको लिखना है, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, हमें फिर इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कंबशन, हमने पढ़ा कोई भी हाइड्रोकार्बन जब कंबर्स करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में एक सवाल ऐड किया था हमने कि कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन बताइए। तो इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब ये होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर ना बने तो वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाती है। तो एक ऑप्शन ऐसा था उसमें जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही थी, तो हमने वहां पर कहा था कि ये हमारे पास क्या होगा? सर ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी इनकम्प्लीट कंबशन की। ऑक्सीडेशन बेटा आप देख रहे हैं दो है यहाँ पर हमारे पास, हॉट और कोल्ड। आपको जरूर याद रखना होता है कि आपके पास हॉट में क्या बनता है और कोल्ड में क्या बनता है। आपके पास कोल्ड में बनता है फॉर्मिक एसिड और हॉट में बनता है ऑक्सैलिक एसिड। इस इक्वेशन को आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर कोल्ड होगा तो आपके पास बनेगा फॉर्मिक एसिड, अगर हॉट होगा तो आपके पास बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। रिएक्शन आपको याद नहीं करना, चूंकि इम्तिहान में रिएक्शन हमसे नहीं पूछा जाता। अब स्टूडेंट्स हमसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है कि अल्केन और अल्कीन में क्या फर्क है और अल्कीन और अल्काइन में क्या फर्क है। अगर हम अल्केन और अल्कीन के फर्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्केन में कुछ ऐड नहीं होता मगर अल्कीन में ऐड होता है। और इसको अगर हम कलर टेस्ट की बात करते हैं तो इजीली हम कलर टेस्ट कर लेते हैं। ब्रोमीन अगर डाल दें तो अल्केन में ब्रोमीन डीकलराइज नहीं होता चूंकि ऐड होने की जगह नहीं है, लेकिन अल्कीन में ब्रोमीन डीकलराइज हो जाता है चूंकि उसमें एडिशन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इथीन और इथाइन में फर्क बताइए तो ब्रोमीन तो दोनों में डीकलराइज हो जाएगा। तो हमारे पास उसके डिफरेंस बिटवीन के लिए हम रिएक्ट करते हैं सिल्वर और कॉपर के साथ। आप देख रहे हैं सेकंड हेडिंग जो लगी है हमारी, रिप्लेसमेंट ऑफ हैवी मेटल्स। अगर इथाइन को सिल्वर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास व्हाइट सॉलिड बनता है, और अगर इथाइन को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास रेड सॉलिड बनता है। जबकि जब हम सेम इथीन के साथ करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता। और इसे बेटा हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का भी। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन करता है एसिडिटी ऑफ इथाइन। भाई एसिडिटी कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स क्या होते हैं? जो H रिलीज करते हैं। पहला रिएक्शन देखिएगा जो इस वक्त हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। सोडियम आपने रिएक्ट करवाया, यहां से H निकला और सोडियम आकर लगा। चूंकि H निकला तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारे पास एसिड की बात की जा रही है। अब बेटा हम फाइनली आते हैं यूजेस पर। एसिटाइलिन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एसिटाइलिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम विच हैज अ टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथेनॉल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमारे घर में जो पाइप लगे हुए होते हैं प्लास्टिक पाइप्स, उन पर लिखा होता है PVC, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलकर बने होते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में
ये पढ़ने के बाद हमने अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेंजीन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही होगी। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ जूम क्लासेस का आगाज़ भी किया जा चुका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ डॉक्टर साकिब लेक्चर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनकी जूम क्लासेस ली जा रही हैं डिस्कशन के लिए, जूम ग्रुप्स अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ मुझसे तैयारी कर रहे हैं और कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी हमारी जूम क्लासेस का हिस्सा बन जाइए, ताकि जूम क्लासेस में क्वेश्चन आंसर डिस्कस आपसे किए जा सकें। बहुत शुक्रिया बेटे इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पोर्शन से 10 ऐसे मुश्किल रिएक्शंस करने जा रहे हैं कि अगर आपने ये 10 के 10 रिएक्शंस कर लिए, समझ लिए, तो इसका मतलब होगा कि फिर इससे रिलेट करते हुए और जो आपको एमसी रिएक्शंस पूछे जाएंगे वो बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बेटा इस वक्त हमारे पास है, ए पर आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है और बी पर एक स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी आपसे कहता है ड्रॉ द हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए। पहले तो ये देख लो ए क्या है। सर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो ये इथीन है। और इथीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास? सर इथीन में हम कहते हैं कि हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। बी देखो क्या है, बी आपके पास है बेटा इथेन, ठीक है। तो ए पार्ट आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना था, इथीन का है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखना है। फिर लिखा राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी फ्रॉम CH3I। कोई पहचान सकता है बेटा आप में से कि किस रिएक्शन की बात की जा रही है? यहाँ पर बेटा बात की जा रही है वर्ड्स रिएक्शन की। अब ये आपके पास है C2H6 ना, आपको मैं कहता हूँ CH3I, तो आप CH3I और CH3I के 2 मॉलिक्यूल लोगे और उसको 2 सोडियम के साथ रिएक्ट कर दोगे, तो ये पूरा का पूरा आपके पास सेपरेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H6 बनेगा। तो यही फॉर्म होगा। अब देखो इतना टिपिकल भी पेपर में सवाल आ सकता है। फिजिक्स के पेपर के बाद हमें ऐसा लगता है कि सर पेपर मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम मुश्किल तरीकों के रिएक्शन को भी सॉल्व कर रहे हैं। फिर कहता है राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ ए विथ H2Cl2। अब ए क्या है सर? ए तो है हमारे पास इथीन, तो वो इथीन का रिएक्शन किससे करवाना चाह रहा है? H2Cl2 से करवाना चाह रहा है। तो इथीन जब रिएक्ट करेगा H2Cl2 के साथ तो बेटा क्या चीज़ बनेगी? सर इथीन जब रिएक्ट करता है H2Cl2 के साथ तो हमारे पास फॉर्म होती है मस्टर्ड गैस। तो ये बेसिकली मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? इससे रिलेट करता हुआ अगर कोई भी सवाल आएगा तो अब इंशाल्लाह आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकोगे। फिर स्टूडेंट हमारे पास अगला सवाल है, What happened when methyl iodide is reacted with sodium? मिथाइल आयोडाइड क्या होता है? CH3I, ठीक है। रिएक्शन आसान हो जाएगा जब आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो ये कौन सा रिएक्शन है? सोडियम आ रहा है सर, सोडियम आ रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है सर? ये तो वर्ड्स रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर ये भी आ जाएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई आगे देखते हैं और कौन कौन से मुश्किल सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आता है विच अल्केन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ मेटालिक सोडियम विथ। अब देखो सवाल मुश्किल कितना है, कह रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसकी आपको क्या करनी है, इसको सोडियम से रिएक्ट करना और बताना है कौन सा अल्केन मिलेगा। तो आपको इसकी इक्वेशन बेटा लिखनी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो आप ड्रॉ करो 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसा होता है। तो सर ये ड्रॉ हमने किया 2 ब्रोमो प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन लिए आपने, Br है और H है, तो ये बन गया आपके पास 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको आपने सोडियम के साथ रिएक्ट किया। अब आप जानते हैं वर्ड्स रिएक्शन में सिमिलर 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बेटा यहाँ पर आया आपके पास और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा आपके पास, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इस तरह। जब आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहाँ से भी Br रिमूव होगा, यहाँ से भी Br रिमूव होगा, ये बन गया 2NaBr। और क्या बनेगा सर? जो भी बचा था वो सब ऐड हो जाएगा। तो कितने कार्बन आ गए बेटा टोटल आपके पास? सर इस मरतबा हमारे पास 6 कार्बन आ गए। तो अगर हम 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाएंगे तो हमारे पास हेक्सेन बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ये सवाल? अगला देखो बेटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर। अब अगर बेटा मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो वो ऐसा ड्रॉ होगा CH3 CCH3
यहाँ पर भी CH3 आएगा, सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन आ गया। 2 सोडियम के साथ आप रिएक्ट करोगे ना, जब 2 सोडियम के साथ आप रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये Br और ये Br रिमूव हो जाएंगे और क्या बचेगा आपके पास, 1 2 3 ये कार्बन होंगे, Br की जगह ये पूरी चेन लग जाएगी। टोटल कितने कार्बन बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने ब्यूटेन बना दिया। बहुत मुश्किल सवालों में इन सवालों का शुमार होता है। ये सवाल हम इसलिए समझ रहे हैं कि अगर बहुत मुश्किल भी पेपर आया तो इंशाल्लाह हम उसमें भी अपने अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। अगला सवाल है बेटा हमारे पास, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH विथ, अल्कोहलिक KOH को आप रिएक्ट कर रहे हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन से या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन से, नाम वही पुराने वाले हैं। आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहे हो। KOH जब भी आपके सामने आएगा तो आप क्या कहोगे सर, KOH का मतलब होगा आप इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवाओगे OH के साथ तो वाटर बनेगा और K के साथ जाएगा Br। तो अभी आप सबसे पहले उसको ड्रॉ करो, KOH लिख दिया तो K ले जाएगा बेटा H को, Br को, और H ले जाएगा OH को, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये आपके पास बन गया प्रोपीन। ठीक है, KBr और H2O भी बन गया। अब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन से अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं तो ये मेरे पास बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, KOH से रिएक्ट हो रहा है, फिर H और Br रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक आपके पास CH3 आ जाएगा चूंकि ब्रांच में मौजूद था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है बेटा हमारे पास, इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। कैसे बनेगा इथीन इथाइल अल्कोहल से, सर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अपने पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आता है इथाइल अल्कोहल, जिसमें यहाँ पर OH और यहाँ पर H और H मौजूद है। अगर मैं H2SO4 लूँगा तो ये इसमें से रिमूव हो जाएगा, जब ये रिमूव होगा तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा। यानी हेडिंग पढ़कर आपको किस तरह रिएक्शन को समझना होगा। फिर आता है बेटा बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड फ्रॉम इथीन। तो कौन सा रिएक्शन है सर, ये तो फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस है। और अगर मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन में आपके सामने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊं, मैकेनिज्म समझाऊं आपको, तो CH2 के 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं, इसको बेटा रिएक्ट करना होता है H2Cl2 के साथ। तो अब आपके पास एक S यहाँ आ जाता है CH2, फिर यहाँ पर CH2, इसके साथ भी Cl, इसके साथ भी Cl और एक S बच जाता है। इस कंपाउंड को बेटा हम नाम देते हैं बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, या फिर अदर वर्ड्स में इसे हम नाम दे रहे होते हैं मस्टर्ड गैस का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा होगा कि अब हम मुश्किल तरीन भी इक्वेशंस अच्छे अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाने को आ गया। देखो याद रखना हमेशा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो विसिनल, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो विनाइल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया चूंकि विनाइल कहा था, और Br लगा दिया चूंकि ब्रोमाइड कहा था। अगर पेपर में विनाइल अल्कोहल आ जाए तो आप OH लगा दोगे, विनाइल साइनाइड आ जाए तो सर CN लगा देंगे, डिपेंड करता है ना क्या चीज़ पूछी जा रही है। फिर आता है डाई इथाइल एसिटाइलिन। अब ये कैसे बनाना है, ये एक इथाइल, ये एक इथाइल, ठीक है। एसिटाइलिन का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो बना दिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी इथाइल ग्रुप बना दिया, इधर भी इथाइल बना दिया, तो क्या बन गया डाई इथाइल एसिटाइलिन। सोचो ये पेपर में आ जाए और आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर लो और आप कहो कि वाह ये तो हमें पहले आता था। डाइविनाइल एसिटाइलिन, फिजिक्स की वीडियो कुछ स्टूडेंट ने बाद में देखी और बाद में देखने के बाद उन्होंने मैसेज किया कि सर अगर हम ये वीडियो पहले देख लेते तो हमारे MCQ जो न्यूमेरिकल सही हो जाते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है हर बच्चे से कि आपने देखिए अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेज दो, वो बेचारे बाद में देखते हो उन्हें अफसोस होता है। आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डाइविनाइल एसिटाइलिन बनाना है बेटा अब, तो बीच में क्या आ जाएगा, एसिटाइलिन आएगा, दोनों तरफ विनाइल लगाओगे, और विनाइल क्या होता है, मेरे बच्चों को अभी बात याद हो गई है सर कि विनाइल का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। ये MCQ डिस्कशन में भी डिस्कस किया था हमने। एसिटाइलिन मतलब आपके पास 3 मॉलिक्यूल इथाइन के आप यूज़ करोगे, तो आप इस तरह से 3 मॉलिक्यूल लेते हो इथाइन के। मैं इस तरह इसलिए बना रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा आसानी से मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। और ये इसके साथ बेटा यहाँ बॉन्ड बना देगा, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो आपके पास बेंजीन बनता है इससे, ठीक है। फिर सवाल है बेंजीन फ्रॉम पेट्रोलियम। स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर बेंजीन पेट्रोलियम से हम कैसे फॉर्म कर रहे होते हैं, तो बेटा इसमें हमें वही रिएक्शन लिखना होता है फ्रॉम N हेक्सेन। और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है हमें पेपर में
डिफरेंस बिटवीन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इसी चैनल पर अगर आप देखते हो तो आपको वीडियो मिलेगी अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन के डिफरेंस बिटवीन की। एक नज़र वो वीडियो देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखने होते हैं। तो अब बेटा इस क्लास के बाद एमसीक्यूज की क्लास में हमने ये तय किया था कि हम इंशाल्लाह रिएक्शंस की क्लास करेंगे। अब इस क्लास के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी रिएक्शंस में और इम्तहान में बहुत अच्छे अंदाज में हम रिएक्शंस को सॉल्व करके आएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वर्ष हमने ईथेन भी पढ़ लिया, इथीन भी पढ़ लिया, इथाइन भी पढ़ लिया और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि पेपर में आता है ना सवाल राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, डिफरेंस बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, तो वो कैसे करना होता है, हम क्या लॉजिक है उसके पीछे, आइए उसको देखते हैं। हम कहते हैं सर, हम लिखते हैं अल्केन प्लस ब्रोमीन नो रिएक्शन, अल्कीन प्लस ब्रोमीन डीकलराइजेशन, चूंकि ब्रोमीन होता है ब्राउन कलर में। अब केमिकली कैसे प्रूव करेंगे हम इस बात को, तो हम जानते हैं कि सर इसमें तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में एडिशन नहीं होता तो ब्रोमीन का रिएक्शन ही नहीं होगा और कलर वैसे का वैसे ब्रोमीन का मिलेगा आपको, तो आप पहचान जाएंगे कि वो जो गिवन कंपाउंड है वो अल्कीन है। लेकिन जब बात करते हैं अल्कीन की तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, ब्रोमीन इसके अंदर चला जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बन जाता है आपके पास विसिनल डाइब्रोमाइड। तो ब्राउन कलर यहाँ पर डीकलराइज हो जाता है, तो आप कहते हो कि रिएक्शन हो गया। यही फर्क होगा अल्कीन और अल्कीन में। अब आता है सर अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस कैसे लिखना है। हम लिखते हैं अल्कीन प्लस एजी या कॉपर, कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अल्कीन अगर एजी से रिएक्ट करेगा तो व्हाइट सॉलिड बनाएगा और अगर कॉपर से रिएक्ट करेगा तो रेड सॉलिड बनाएगा। अब यहाँ पर देखो हम लिखते हैं कि ये तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन ये कॉपर यहाँ पर लग जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर बनते हैं और क्या बनता है, रेड सॉलिड बनता है हमारे पास। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्या फॉर्म हो गया, रेड सॉलिड फॉर्म हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेंजीन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें हम अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को पढ़ेंगे और फिर लेक्चर को समराइज भी करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले अब तक हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें वॉलर्स थ्योरी, पॉलीमराइजेशन, इन तमाम को डिस्कस कर चुके। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन के तमाम रिएक्शंस पढ़ चुके, उनके ट्रिक्स को जान चुके। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फौरी तौर पे प्लेलिस्ट में वो तमाम पुराने लेक्चर्स को देख लीजिए। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स को। अल्काइल हैलाइड्स किन्हें कहते हैं, अगर मैं इनके लफ्ज को समझने की कोशिश करूं तो अल्काइल मेरे पास हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है मेरे पास अल्केन से। यानी अगर अल्केन का फॉर्मूला है मेरे पास CH4 तो अल्काइल का फॉर्मूला होगा CH3। अगर अल्केन का फॉर्मूला है मेरे पास C2H6 तो अल्काइल का फॉर्मूला होगा C2H5, एक हाइड्रोजन कम होगा। और हैलाइड से क्या मुराद है हमारी, सर हैलाइड से मुराद है हमारी कि हमारे पास हेलोजन यानी ग्रुप 7A का मेंबर होगा। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो क्या होगा, CnH2n+1x। हम क्या कर देते हैं, एक x इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप नॉर्मल अल्कीन का फॉर्मूला देखते हैं तो वो +2 होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम इसे +1 कह रहे हैं क्योंकि रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन। प्रिपरेशन कैसी है आपके पास, आप यहाँ देख सकते हैं RH है, RH मतलब अल्कीन हो जाता है, X प्लस हो रहा है और X यहाँ पर माइनस हो रहा है। H का प्लस होना और X का माइनस होना हमारे पास क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा। अगर स्टूडेंट्स हम क्लासिफाई करते हैं अल्काइल हैलाइड को तो हमारे पास 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। याद रहे इस क्लासिफिकेशन से आप अमाइन, अल्कोहल, इन सबको भी याद कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की डेफिनेशन चेंज नहीं होती है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जिन्हें हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, ये देखें आपके पास मेन कार्बन है, ये जो सेंटर में लगा हुआ है। अगर इस कार्बन में एक तरफ तो X लाजिम मौजूद होगा, दो तरफ हाइड्रोजन मौजूद है
और एक तरफ R मौजूद है या H मौजूद होगा तो ऐसे कार्बन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं प्राइमरी कार्बन। अगर हमारे पास इस कार्बन के दो तरफ R मौजूद होगा यानी अल्काइल रेडिकल मौजूद होगा तो ऐसे कार्बन को हम नाम देंगे सेकेंडरी कार्बन। और अगर तीनों तरफ R मौजूद होंगे तो ऐसे कार्बन को हम नाम देंगे टर्शरी कार्बन। अब अगर इस कार्बन के साथ X लगा हुआ है तो आपने क्या नाम दे दिया, आपने इसे नाम दे दिया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अगर OH लगा होता तो आप क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। अगर NH2 लगा होता तो आप क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्शरी अमाइन या फिर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर CH3 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 मौजूद है तो ये क्या बन गया, TER यानी टर्शरी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात हमें समझ में आ गई। अब आइए प्रिपरेशन पर, किन किन तरीकों से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम कहते हैं सर द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड्स, HBr, HCl, HI इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तरीका ये हो सकता है अल्कोहल बनाने का। सेकंड तरीका हो सकता है आप SOCl2 का इस्तेमाल कर दें। ऐसी सूरत में भी आपके पास जो है वो, अब देखिए ये अल्काइल हैलाइड कैसे हुआ, CH3 CH2 CH2 तो C3 हो गया और H आपके पास 7 हो गया। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, H8 होता है वहां पर, ठीक है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 7 और एक Cl लगा हुआ है तो ये बन गया प्रोपाइल और ये आ गया क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को HCl से रिएक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ पर आपके पास Cl आकर लगता है, ये OH यहाँ चला जाता है तो H और OH मिलकर क्या बना देते हैं, ये अलग हो जाएगा तो वाटर बना देते हैं सर। ये Cl आपके पास यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो एक प्रिपरेशन आपके पास अल्कोहल से हो सकती है, दूसरी प्रिपरेशन कहाँ से आ सकती है, फ्रॉम अल्कीन। प्रोपीन ले लें, उसमें HCl ऐड कर दें, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। जब एक यहाँ पर आएगा उस पर क्या लग गया, एक पे Cl लग गया और एक पे H आकर लग गया तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास। अब अगर इससे मैं आपसे पूछता हूँ कि दो नाम क्या देंगे तो उसे 2 डिग्री हम कहेंगे, क्यों सर, क्योंकि यहाँ भी R मौजूद है, यहाँ भी R मौजूद है, ऊपर H मौजूद है तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री का बनता है। फ्रॉम अल्केन, अल्केन का रिएक्शन अगर आपको याद है, अल्केन में हमने पढ़ा था, हम इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यानी सनलाइट हम उसकी हेलोजिनेशन कर सकते हैं। CH4 प्लस Cl2 से क्या बन जाता है, CH3 Cl प्लस HCl। नोमेनक्लेचर का मतलब था हम इसको नाम कैसे दे रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स हम अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन का IUPAC इससे पहले पढ़ चुके और ये तमाम वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। नाम कैसे दे रहे होंगे सर, पहले हेलोजन का नाम लिखना है, बाद में कंपाउंड का नाम लिखना है। तो इसका कॉमन नेम तो आप देते हैं मिथाइल क्लोराइड, लेकिन IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरोमीथेन, इसी तरह ब्रोमोमीथेन। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ये क्या है सर, 2 डिग्री है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 ब्रोमोप्रोपेन, साथ में 2 डिग्री भी लिख दिया। 2 ब्रोमो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रोमीन कौन से नंबर पे है, आपके पास सेकंड नंबर पर है। आप यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये 1 2, ये क्या शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है कि ये प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे या टर्शरी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि IUPAC में समझ में आया। आइए अब इसे समराइज कर लेते हैं। टोटल कितनी तरह के हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं, 3 तरह के सर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आप इस वक्त आंसर जरूर देंगे, मैं आपको इस वक्त सुन नहीं पा रहा, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए और आप जवाब दे रहे हैं, टीचर आपसे पूछ रहे हैं कितनी तरह के अल्काइल हैलाइड हैं, आपका जवाब है सर 3 तरह का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे देना होगा सर, हमें हेलोजन का नेम लिखना होगा और इसके बाद फिर अल्कीन का नेम लिखना होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, ब्रोमो मीथेन, क्लोरोमीथेन, इस तरीके से। कितनी तरीकों से बन सकता है सर, ये 3 तरीकों से बन सकता है, अल्केन से बन सकता है, अल्कीन से बन सकता है और अल्कोहल से बन सकता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम कहते हैं सर RMgX इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनेगा सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RX ले लें, RX क्या है सर, अल्काइल हैलाइड है, इसे मैग्नीशियम से रिएक्ट कर दें, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में, तो सब कुछ कंबाइन हो जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना सकता है, +2 वैलेंसी है इसकी, तो एक तरफ R लग जाएगा और एक तरफ X लग जाएगा, तो ये बन जाएगा RMgX। अब अगर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, CH3I प्लस Mg, आप चाहे कोई भी R ले सकते हैं और कोई भी X ले सकते हैं, यहाँ पर क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। वैसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है मैग्नीशियम के साथ और आयोडाइड बन सकता है।
Now, reactions of Grignard reagent are explained on the basis of carbon magnesium bond is polarized due to electrophilic nature of the metal. मेटल कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है आपने सर? वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है. एज अ रिजल्ट ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू मैग्नीशियम बेयर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अगर चार्जेस बनाए हम तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, and hence behave as a nucleophile. It will react with electrophilic reagents to make new bonds. आइए इन केमिकल रिएक्शंस को वन बाय वन समझते हैं और फिर लास्ट में बेटे हम इसे समराइज करेंगे. पहला रिएक्शन हेडिंग अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर रिएक्शन याद करना आपको बेहद आसान हो जाएगा. हेडिंग क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब हमने कैसे लिख दिया यहाँ पर? हमने यहाँ पर लिख दिया RMgX, H और OH. अब यहाँ पर आपने चार्जेस भी लगा दिए. इस R के साथ ये H चला जाएगा, RH हो जाएंगे, अल्केन बन जाएगा. जगह खाली है, OH यहाँ लगा दीजिए, क्या बन गया? MgXOH. अब यहाँ पर R की जगह CH3 और X की जगह I है, वाटर HOH है. CH3 में H प्लस करेंगे, क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा सर. और यहाँ पर आपने OH लगा दिया. अब आपका ये होमवर्क है, अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होता है इसके बाद आप मिथाइल के बाद इथाइल लगाइए, प्रोपाइल लगाइए, ब्यूटाइल लगाइए, पेंटाइल लगाइए, तो आपके पास 5 तरह के मुख्तलिफ अल्केन बन जाएंगे. तो ये आप अपना होमवर्क भी साथ साथ नोट करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी रिएक्शंस की हो जाएगी आपको. अगला है रिएक्शन विद अल्कोहल. अल्कोहल क्या होता है सर? ROH होता है. ठीक है. अब हम क्या कहते हैं? अब हम कहते हैं अगेन ये H यहाँ पर इस R के साथ आ गया, चार्जेस लगे हुए ना. कुछ बच्चे कहते हैं सर ये यहाँ पर इस OH को क्यों नहीं लेकर गया? देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे, माइनस और प्लस रिएक्शन करेगा. तो ये RH यानी अल्केन बन गया और MgORX बन गया. एग्जाम्पल ले लेते हैं सर. एग्जाम्पल क्या है? C2H5 लगा दें यहाँ पर. यहाँ पर आपके पास CH3OH है तो क्या बन गया? C2H6 हो गया. C2H5 में एक H प्लस हो गया. अब इसी तरह आप प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन बना सकते हैं एज एन होमवर्क. रिएक्शन की प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा गेन होता है. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया. अमोनिया को कैसे लिखिए? NH2 और H अलग करके लिख दें. तो फिर RH के साथ चला गया, क्या बन गया? अल्केन बन गया. NH2 यहाँ लग गया. एग्जाम्पल में क्या ले लिया आपने? CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल है ना, ये NH3 था, एक H को मिल जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा. और अब क्या बच गया पीछे? MgNH2Br. ठीक है. अब अगेन इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटेन ले लें, मीथेन ले लें, हेक्सेन ले लें. 3-4 और रिएक्शन जब आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें आसानी से याद होने लगेंगी. अगला है बेटा नाउ रिएक्शन विद अमाइन. अल्काइल अमाइन है RNH2. अब आपने क्या कहा सर? आपने यहाँ पर कहा था कि NH2 पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो वो चार्ज तो यहाँ बरकरार रहेगा, उसके साथ R पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, R के साथ R मिल जाएगा. R और R भी क्या बनाते हैं सर? अल्केन बनाते हैं. कैसे? आइए मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ. ये CH3MgI क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. CH3NH2 क्या है? मिथाइल अमाइन. CH3 और CH3 ने मिलकर क्या बनाया? C2H6 बना लिया, इथेन है. तभी हमने क्या कहा? R और R मिलकर क्या बनाते हैं? अल्केन बनाते हैं. अब MgNH2I है. इस रिएक्शन से आप सिंगल कार्बन नहीं बना सकते. यानी अगर मैं आपसे कहता कि अल्काइल अमाइन से रिएक्ट करके मुझे मीथेन बना के दिखाएं तो नहीं बन सकता. हमेशा क्या होगा? कार्बन बढ़ेंगे. यहाँ पर आप यहाँ पर C2H5 ले लें या CH3 ले लें तो क्या बनेगा आपके पास? C3H8 हो जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा. उम्मीद करता हूँ कि बातें हम साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं और हमें समझ में आ रही हैं. अगला है हमारे पास रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड कौन होते हैं सर? RX. अब क्या होगा सर? R के साथ रिएक्ट करेगा, RR यानी अल्केन बन गया और MgX2 हो जाएगा. यहाँ पर भी आप मीथेन नहीं बना सकते. जहां R से R रिएक्ट कर रहा है वहां मीथ नहीं बन सकता, ईथ से आपके पास बन सकते हैं. अब छठा रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड. और इससे क्या बन रहा है सर? इससे हमारे पास बन रहा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए कैसे बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड? RMgX. ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखेंगे हम? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये आपके पास जो कंप्लीट एरिया था, एक इस डबल बॉन्ड की तरफ आया और एक यहाँ चला गया. तो क्या कंपाउंड बन गया? देखिए ये कार्बन सेंटर में आ गया, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एक जगह पर आपके पास शिफ्ट हो गया. इस ऑक्सीजन के साथ ये MgX लग गए तो क्या बन गया? OMgX. और दूसरी तरफ ये R लग गया. अब आपने इसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखा तो यहाँ पर रिएक्ट किया इस कंपाउंड ने. अब आपके पास फॉर्मूला देखिएगा, R की जगह R आ गया, कार्बन की जगह कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. O के साथ क्या मौजूद है? MgX. अब
H एक यहाँ पर लग गया तो O के साथ क्या आ गया, H आ गया। इस MgX के साथ क्या लग गया, OH लग गया। चूंकि वाटर आपने इस्तेमाल किया है तो ये बन गया MgOH और X। और ये किसका फॉर्मूला है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है। अब आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यहाँ पर लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं एसिटिक एसिड बनाना चाहता हूँ, आपने क्या किया, यहाँ पर CH3 ले लिया। तो जहां R था वहां CH3, जहां R था वहां CH3, जहां X था वहां I, जहां X था वहां I, वाटर लिया HOH, तो R की जगह CH3 आ गया और X की जगह I आ गया। तो ये आपके पास CH3 COOH बन गया। तो किसका फॉर्मूला है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। यानी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिडिक एसिड भी बना सकते हैं। रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास सर, 2 कार्बन होंगे और अल्डिहाइड ग्रुप होगा। किससे रिएक्ट कर रहे हैं सर, RMgX के साथ। सेम वैसे ही रिएक्शन होने वाला है जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था। ये H आपके अपनी जगह पर है, कार्बन अपनी जगह पर, एक और H अपनी जगह पर। ये R चूंकि यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ लग गया। ये बॉन्ड डबल है ना, एक पार्ट इसका और एक पार्ट इसका है। इसका जो पार्ट ब्रेक हुआ उसमें R लग गया और यहाँ पर MgX आकर लग गए। फिर आपने क्या किया, डाइल्यूट HCl लिया, वाटर मॉलिक्यूल, इस O के साथ एक H लग गया और यहाँ पर इस Mg के पास OH चला गया। अभी क्या बन गया सर, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अभी अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था ना हमने, RC, दो तरफ H है तो क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो अब यहाँ पर ये रिएक्शन है, इससे MCQs पूछे जाते हैं इम्तिहान में, और उन MCQs की प्रैक्टिस आपकी इन रिएक्शन से अगर आप तफसील से समझते हैं तो बड़ी आसानी से हो सकती है। अब नाउ रिएक्शन विद अल्डिहाइड, लेकिन अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो कर लिया ना हमने, अब कोई और अल्डिहाइड होगा, यानी R यहाँ पर आ गया है। सेम रिएक्शन पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 जगह पर R आ चुका, एक इसका R और एक इसका अपना R, और इससे जो हमारे पास अब बनेगा वो क्या कहलाएगा सर, वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसिड एल्डिहाइड से हम क्या बना सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना सकते हैं। फिर आते हैं रिएक्शन विद कीटोन। कीटोन किसे कहते हैं सर, अब दोनों तरफ R मौजूद होगा। तो अब R की तादाद कितनी हो गई, 3 हो गई। 2 R कीटोन के, 1 R इसका अपना। और जब 3 R मौजूद होते हैं तो क्या बनता है सर, टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। आइए समराइज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। प्रिपेयर कैसे करना है, अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज को हम समराइज करते हैं और ये जानते हैं कि उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए जो 5 आपने शुरू के रिएक्शन किए थे ना, हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमाइन, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, इस सब से क्या बन सकता है, इस सब से अल्केन बन रहा था सर। तो हमने समराइज कर दिया कि अल्केन बनाने के 5 नए तरीके हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिले। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था। किसी और एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा था। और कीटोन से रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, टर्शियरी अल्कोहल बन रहा था। सो उम्मीद करता हूं कि अल्काइल हैलाइड और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तमाम रिएक्शंस हमें क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम SN1 SN2 फिर E1 E2 डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने ऑर्गेनिक के इस पोर्शन को कंप्लीट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर हमें पसंद आया, हमें समझ में आया। इसका जो भी फीडबैक था वो हम 033322433031 पर जरूर देंगे ताकि आपके फीडबैक से हम लेक्चर्स को और बेहतर बना रहे हों। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी सुकून के साथ कर सकें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले वो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इन दीज रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल, कुछ बच्चे कहते हैं सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइन सब्स्टिट्यूट द हैलोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड। कुछ बच्चे कहते हैं सर हैलोजन क्या होता है, तो मेंबर्स ऑफ ग्रुप 7A। इससे पहले अगर नहीं पढ़ा था तो आज आपको ये टॉपिक निहायत ही आसान हो जाएगा। ये देखो मैंने NU लिखा है, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल है, ये एक अल्काइल हैलाइड बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, RCHH और यहां पर X। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 की वीडियो अपलोड हो गई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पर अगर नहीं देखी है तो वो देख लें ताकि आपको कंटिन्यूशन में चीजें समझ में आती रहें। हम क्या कहते हैं सर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर और वो बाहर चला जाएगा, तो ये इधर आ गया और वो बाहर चला गया, ये होता है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर बच्चे कहते हैं सर इसकी एग्जांपल्स आती हैं पेपर में, जी बिल्कुल आती हैं, ये लिखी हुई है मैंने इसकी एग्जांपल। ये तमाम के तमाम किसकी तरह काम करते हैं, ये तमाम के तमाम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अच्छा सर अब हमें ये बताइए कि SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में हमें क्या चीजें याद करनी है, चूंकि मैकेनिज्म तो लिखने को आ नहीं सकता,
इक्वेशन लिखने को आ नहीं सकती। देखो एप्टीट्यूड पढ़ना बिल्कुल मुख्तलिफ है, तभी तो आप कहीं पर ज्वाइन कर रहे होते हो और आपके लिए फ्री सेशंस किए जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है। सर SN2 रिएक्शन जिसको हम पढ़ते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ वन स्टेप रिएक्शन। कभी कभी ना साइंस में बातें बड़ी उल्टी होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं सर ऐसा क्यों है। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन यानी डायमीटर छोटा है इसीलिए आप उसको स्मॉल कह रहे हैं, लेकिन लंबाई में तो वो बड़ी होती है। बिल्कुल वैसे ही SN2 रिएक्शन क्या है, वन स्टेप रिएक्शन। आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में आप लोग इस बात को नोट कर रहे हैं, अपने दिमाग में जहन नशीन कर रहे हैं। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड विद कार्बन एंड क्लीवेज दोनों कब होंगे, एक ही स्टेप में होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा फिर ये इसके पास आके लगेगा, तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, दोनों एक साथ हो जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल अटैक अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन फ्रॉम वेयर द हैलाइड लीव्स। अपोजिट साइड पर एक्ट कर रहा होगा जहां से हैलाइड लीव करेगा, यानी यहाँ पर मिरर इमेज बनने वाली है, एक ही साथ होने वाला है। वो वहां से जाएगा और दूसरी तरफ से उस पर अटैक किया जाएगा। रिएक्शन डिपेंड ऑन टू मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हैलोजन और न्यूक्लियोफाइल दोनों मौजूद नहीं होंगे। न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है और हैलोजन का होना जरूरी है। चूंकि दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रहा है तो बच्चों क्या कह देंगे, बायोमोलिक्यूलर। अगर इंटर पढ़ा रहा होता तो कहता साइंटिफिक रीजन आता है, लेकिन यहाँ तो नहीं आता, सिर्फ याद करना जरूरी है। अब SN1 पर क्या कहते हैं सर, SN1 इज अ टू स्टेप रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। वन से ये मत समझना स्टेप है, पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बन एक्स का बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन एक्स को कहेगा चला जाए यहां से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, चूंकि मेरे पास दूसरा पार्टनर आने वाला है, और दूसरा पार्टनर कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले स्टेप में कार्बन एक्स के साथ रिश्ता तोड़ेगा और दूसरे स्टेप में अपना नया रिश्ता बनाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड इज रेट डिटरमाइनिंग। बच्चों मैं कार्टून बहुत देखता हूं और मैं आपको कहूंगा कार्टून देखो। टॉम एंड जेरी कार्टून साइंस की फिक्शंस पर बना हुआ है। एक ऐसा वक्त आता है कि जिसमें जेरी गायब हो जाता है, टॉम परेशान है, जेरी नजर ही नहीं आ रहा। एक अचानक से ऐसा लगता है कि कोई हवा का झोंका आया, दूध पीकर चला गया, हवा का झोंका आया, बन खाकर चला गया। तो टॉम क्या करता है, वीडियो बनाता। जब टॉम वीडियो बनाता है तो फिर क्या करता है, प्रोजेक्टर पे उसको स्लो कर करके देखता है, तो उसको पता लगता है कि जो तेजी से चीज गुजर रही थी असल में वो जेरी है जो तेज जा रहा है। तो तेज जा रहा था, फास्ट रिएक्शन है। स्लो किया था तो उसको पता लग गया कि इसके अंदर जेरी था। बिल्कुल वैसे ही जो स्लो रिएक्शन होगा वो रेट डिटरमाइन होगा। अब कभी भी नहीं बोलोगे टॉम एंड जेरी याद आ जाएगा। इस वक्त आपको अपना बचपन याद आ रहा है कि आपको अम्मी अब्बू भाई बहन सब बैठकर आप लोग टॉम एंड जेरी देखा करते थे। तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं, अच्छे कार्टून थे ये। रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है सर, एक ही पे डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आया है ना, कार्बन ने एक्स को पहले ही निकाल दिया, तो रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। तभी आपने क्या बोल दिया, SN1 रिएक्शन। अब मैं उम्मीद करता हूं इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। आओ ये कुछ बातें याद कर लेते हैं, हाथ पर लिख लो गजनी की तरह, कॉपी पर लिखो, दीवार पर लिख लो, हमेशा याद रखना है, ये जरूर आने वाला है पेपर में। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन करेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन करेंगे। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की मर्जी है, वो SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे, और जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो SN2 को फेवर करेंगे। मैं आपको बताता चलूं 2011 का जो पेपर था एक मेडिकल कॉलेज का, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का, उसमें सवाल पूछा गया था कि SN1 रिएक्शन को कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है। ये पॉइंट्स मैंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पास पेपर से निकाल कर आपके सामने रखे हुए। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्टेबिलिटी फॉर SN1 रिएक्शन डिक्रीज फ्रॉम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टू मिथाइल रेडिकल, यानी सबसे ज्यादा किस में होगी, टर्शियरी में, फिर उसके बाद सेकेंडरी में, फिर उसके बाद प्राइमरी में, और सबसे कम मिथाइल में। ये बात भी 2013 के पेपर में पब्लिक सेक्टर की पूछी गई थी चार्ट बनाकर। तो उम्मीद करता हूं भाई ये समझ में आ गया था। जैसे ही समझ में आता जा रहा है वीडियो लाइक कर दें, फौरन नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दें, सर समझ में आ गया। आपके कमेंट्स देखकर मुझे हौसला मिलता है कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बताएं। जितनी एग्जाम्पल्स देता हूँ जो अच्छी लगती है नीचे लिखें कि सर ये वाली बात हमें बहुत अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आई। आओ भाई एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ निकलने की बात हो रही है सर, किसी को घर से निकाला जा रहा है। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ टू एटम ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। दोनों एक एक अपने एलिमेंट को भगा देंगे और अब आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे। कार्बन एटम जो जिसके साथ हाइड्रोजन एटम बॉन्ड हुआ हुआ, बच्चों से हम नाम देंगे अल्फा कार्बन का, और कार्बन एटम जो अल्फा कार्बन के बराबर में, उसे हम नाम देंगे बीटा कार्बन का।
बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसे हम नाम देंगे बीटा हाइड्रोजन। याद हो गई ये बात हमें? पहला हाइड्रोजन लगा हुआ था अल्फा कार्बन के बराबर वाला कार्बन बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगी थी वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगी। सुनने में अजीब सा लग रहा है लेकिन याद हो जाएगा आपको आसानी से। हुआ मैकेनिज्म पर तो E1 क्या होगा? यूनिमोलिकुलर कार्बोनियम आइन इज फॉर्म द फर्स्ट स्टेप, अल्कीन इज फॉर्म्ड इन द सेकंड स्टेप। दो स्टेप होंगे भाई इसमें। और फिर कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है? सर स्लो, चूंकि टॉम एंड जेरी वाली मिसाल हम अभी तक नहीं भूले हुए। ये E1 क्यों लिखा हुआ है? चूंकि सर एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है तभी हमने इसे E1 का नाम दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमें समझ में आती जा रही हैं चीजें। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, सर बायोमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है और वन स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अब आओ जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड परफॉर्म करेगा E2 रिएक्शन और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड परफॉर्म करेगा E1 रिएक्शन। सेकेंडरी की फिर मर्जी है E1 करे या E2 करे, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। नॉन पोलर फेवर कर रहे हैं E2 को और पोलर फेवर कर रहे हैं E1 को, ये लाजमी सवाल पूछे जाते हैं। अब आओ एक छोटा सा अपना ही टेस्ट ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखे हैं मैंने और ये देखना है कि वो कौन सा रिएक्शन करेगा। E1 करेगा, E2 करेगा, SN1 करेगा, SN2 करेगा। ठीक है, अभी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तक रखते हैं और जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा होगा वैसे एलिमिनेशन कर रहा होगा। मैं आप उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो को पॉज कर रहे हैं और अपने पास ये चारों लिखेंगे। थोड़ी देर बाद मैं आपको आंसर दिखाता हूँ और आप अपना स्कोर आउट ऑफ 4 कमेंट करेंगे कि मैंने 4 में से कितनी ली। अगर आपके 4 में से 4 आते हैं इसका मतलब है जो मैंने आपको समझाया वो आपको बेस्ट समझ में आया। चाहे तो वीडियो को पीछे जाकर देख लो और फिर उसके बाद आंसर्स पे आना। वीडियो पॉज कर दो अभी फौरन। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज कर दी थी और पॉज करने के बाद आपने अपने आंसर्स लिख लिए। आइए चेक करते हैं कि कौन क्या करने वाला है। तो सर पहला जो कंपाउंड है वो SN1 रिएक्शन करेगा चूंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। सेकंड वाला सर ये तो सेकेंडरी है, मर्जी है इसकी, SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा, डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा सॉल्वेंट आपने इस्तेमाल किया था। सर ये प्राइमरी हैं दोनों, ये अच्छे बच्चे हैं, ये SN2 रिएक्शन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 में से 4 नंबर आए आपके और इंशाल्लाह इसका जब सवाल पेपर में पूछा जाएगा तो उस वक्त भी आपके इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स आएंगे। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अब SN1 और SN2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे इस टॉपिक के लिए, तो इस वक्त हमने यहाँ पर इसका बड़ा सिंपल वीडियो लेक्चर बनाया। किसी भी और टॉपिक पर अगर हमें लेक्चर चाहिए कमेंट बॉक्स हमारे पास मौजूद है, जरूर कमेंट करें, उसमें हम फीडबैक दें आज के लेक्चर का और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफिज। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये 10 वीडियोस देखने के बाद आपकी बहुत बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी इसलिए बेंजीन अलग से बनाकर मैं अपलोड करूंगा, उसमें सिर्फ बेंजीन के रिएक्शंस होंगे, वो भी देख लेना। जिसने अब तक तैयारी नहीं की थी अगर वो सिर्फ एक मरतबा इन वीडियो लेक्चर्स को तफसील से बैठकर देख लेगा इंशाल्लाह तो उसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इन वीडियो लेक्चर्स को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।